कंप्यूटर क्या होता है, एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। मैं ये मान लेता हूं कि आपको कुछ नहीं आता, हालांकि आप कंप्यूटर रोज यूज करते हैं, लेकिन टेक्निकल चीजें थोड़ी सी अलग होती हैं। कंप्यूटर क्या होता है? कंप्यूटर एक मैन मेड प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो इंस्ट्रक्शंस पर काम करता है। ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। कंप्यूटर में जो भी कुछ स्टोर होता है वो मेमोरी के रूप में होता है। मेमोरी होती है कंप्यूटर की, स्टोरेज होती है। मैंने एक अलग वीडियो भी बनाया है, स्टोरेज एंड मेमोरी, वो आप उसको देख सकते हैं। आपको सब पता चल जाएगा कंप्यूटर में क्या मेमोरी होती है, कितनी मेमोरी होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या होती है, रीड ओनली मेमोरी क्या होती है, वो सब आपको उसमें पता चल जाएगा। तो मैं अपने आप को रिपीट नहीं करूंगा। देखिए, कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस पर काम करता है, खुद से काम नहीं करता, यानी कि स्वचालित नहीं होता। आपको इंस्ट्रक्शन देने पड़ते हैं तब कंप्यूटर काम करता है। हाँ, कुछ कंप्यूटर होते हैं जो ऑटोमेटिक होते हैं, लेकिन वो ऑटोमेशन करने के लिए भी आपको इंस्ट्रक्शन देने पड़ते हैं। कंप्यूटर क्या करता है? कंप्यूटर डेटा लेता है इनपुट डिवाइस से। इनपुट और आउटपुट का मतलब क्या है? मान लो मुझे चाय बनानी है, तो चाय बनाने के लिए मैं जो जो डालूंगा वो है मेरा इनपुट। मैं पानी डालूंगा, दूध डालूंगा, पत्ती डालूंगा, ये सब है इनपुट, यानी जो अंदर जा रहा है। और चाय जो बन के बाहर आ रही है वो है मेरा आउटपुट। यानी कि एक होता है इनपुट डिवाइस जो कंप्यूटर को डेटा देता है। जैसे हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी के अंदर अगर आप मेरे हाथ के ऊपर गर्म पानी डालेंगे तो वो इनपुट है। इनपुट मतलब मेरे हाथ से संदेश जाएगा दिमाग के पास, फिर दिमाग उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करेगा और मेरे हाथ को संदेश देगा कि हाथ तुरंत हटा लो वरना जल जाओगे, और मैं जो तुरंत हाथ हटाऊंगा वो है आउटपुट। तो जो इनपुट इंफॉर्मेशन जाती है उसकी वजह से क्या निर्णय लिया जाता है वो होता है आउटपुट। और जो निर्णय लेने की प्रक्रिया होती है उसे कहते हैं इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। तो कंप्यूटर भी ऐसे ही करता है। मान लो मैं कंप्यूटर में कीबोर्ड पर कुछ टाइप करता हूं, तो वो टाइप कंप्यूटर कर रहा है। तो मैं जो टाइप कर रहा हूं वो है इनपुट, यानी कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। इसी तरह मैं मान लो कंप्यूटर में कमांड देता हूं कि भाई पन्ना प्रिंट करो, तो कंप्यूटर पेज को प्रिंट करेगा। तो यानी कि मैंने कमांड दी, प्रिंट की, वो इनपुट है। और मैंने मान लो कीबोर्ड के ऊपर दबाया कंट्रोल प्लस पी, और आप जानते हैं शॉर्टकट, अगर मैं कंट्रोल प्लस पी दबाता हूं मतलब ये प्रिंट कमांड है। तो ये इनपुट है मेरा जो मैंने कीबोर्ड से दिया। कंप्यूटर अब प्रिंटर को आदेश देगा कि तुम प्रिंट करो। तो कंप्यूटर ने इस इंफॉर्मेशन को पहले प्रोसेस किया, इसे देखा कि इंफॉर्मेशन ठीक है, सही कमांड दिया, तो कंप्यूटर उस पर आउटपुट करेगा। और आउटपुट क्या है कि प्रिंटर पन्ने को प्रिंट करेगा। यानी जो प्रिंटर है वो एक आउटपुट डिवाइस है। तो इस तरह से कंप्यूटर जो होता है वो इनपुट डिवाइस से डेटा लेता है और फिर आउटपुट डिवाइस पे डेटा को डिस्प्ले करता है, इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करता है, उसको आदेश देता है। तो ये होता है इनपुट और आउटपुट। दूसरी बात, कंप्यूटर जो होता है, आप ये इतनी सारी चीजें देख रहे हैं, ये मॉनिटर है, ये माउस है, ये कीबोर्ड है, ये हार्डवेयर है कि ये सॉफ्टवेयर है? हार्डवेयर वो हिस्सा है कंप्यूटर का जिसे मैं अपने हाथों से छू सकता हूं। तो मैं माउस को भी अपने हाथ से छू सकता हूं, कीबोर्ड को भी छू सकता हूं, इन सब चीजों को छू सकता हूं, कंप्यूटर की स्क्रीन को भी छू सकता हूं। ये सारे के सारे हैं हार्डवेयर। लेकिन अगर मैं कहूं मेरे कंप्यूटर में ये जो हिस्सा है इसे बोलते हैं डेस्कटॉप, DESKTOP। और मेरे कंप्यूटर के डेस्कटॉप के ऊपर अगर ये कोई आइकॉन है, क्या मैं इसे अपने हाथ से छू सकता हूं? नहीं। मैं इस पे माउस से डबल क्लिक करूंगा तो ये खुल जाएगा और काम करेगा। ये एक गेम भी हो सकता है, सॉफ्टवेयर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये वेब ब्राउजर भी हो सकता है। तो ये एक सॉफ्टवेयर हो गया। इसी तरह जिस कंप्यूटर की चीज को मैं अपने हाथ से ना छू सकूं वो है सॉफ्टवेयर। अब एक बात आपको याद रखनी है, इस डेफिनेशन में आप ये मत सोच लग जाना कि भाई सीपीयू के अंदर जो तारे हैं मैं उन्हें अपने हाथ से नहीं छू सकता क्योंकि उन्हें बाहर से ढका हुआ है। ऐसा नहीं। अगर मेरे मेरे को अगर आप ये कंप्यूटर का ढांचा खोल दें तो मैं उन्हें अपने हाथ से छू सकूंगा, लेकिन जो ये आइकॉन है अगर मैं कंप्यूटर को ओपन भी कर दूं तो भी मैं इसे अपने हाथ से नहीं छू सकूंगा। हाथ से छूने का मतलब ये है कि ये कंप्यूटर की बहुत एक अंदरूनी प्रोग्रामेबल चीज है जिसको हाथ से छुआ ही नहीं जा सकता। चाहे मैं कंप्यूटर को बिल्कुल उसके ढांचे में तब्दील कर दूं, कंप्यूटर के सारे पुर्जे खोल दूं, तब भी मैं उसको हाथ से नहीं छू सकता। उसे बोलते हैं सॉफ्टवेयर। तो कंप्यूटर दो चीजों से मिलकर बनता है, एक हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर। तो कंप्यूटर क्या क्या करता है, कंप्यूटर हम क्यों यूज करते हैं अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में? स्पीड होती है कंप्यूटर में। अब इन सब चीजों में मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, ये बेसिक्स हैं एकदम। कंप्यूटर में अच्छी स्पीड होती है। कंप्यूटर अगर मैं सेम काम खुद कैलकुलेशन करने बैठूं तो बहुत टाइम लगेगा, कंप्यूटर उसे चुटकियों में कर देगा। कंप्यूटर की एक्यूरेसी होती है। कंप्यूटर में अगर आप मान लो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज करते हो और उसमें कोई कैलकुलेशन करते हो तो वो काफी अच्छी
रिजल्ट देगा, उसमें आपको ये परवाह करने की जरूरत नहीं है कि वो आंसर गलत है। और कंप्यूटर में अगर आप इनपुट गलत दोगे तो आउटपुट भी गलत आएगा। मान लो मैंने कंट्रोल पी कमांड नहीं दी, उसकी बजाय कंट्रोल जेड दे दी, तो क्या प्रिंट हो जाएगा? नहीं, क्योंकि कंट्रोल जेड तो अंडू का होता है, अंडू के लिए होता है कंट्रोल जेड, यानी कि जो मैंने काम किया है उसको वापस लेने के लिए होता है अंडू यानी कंट्रोल जेड। तो मैं अगर गलत कमांड दूंगा तो गलत आउटपुट आएगा। इसको बोलते हैं गार्बेज इन गार्बेज आउट, यानी कि अगर आप कूड़ा डालोगे तो कूड़ा ही निकालोगे, अगर आपने बबूल का पेड़ बोया है तो बबूल के कांटे ही मिलेंगे, यानी गार्बेज इन गार्बेज आउट। इन शॉर्ट गीगो इसे कहा जाता है, गीगो। तो जो भी बताता चलूं ये आप नोट करते जाइए, ये शॉर्ट फॉर्म और फुल फॉर्म कंप्यूटर की काफी पूछी जाती है। कंप्यूटर में स्टोरेज कैपेबिलिटी है, आप मूवीज वगैरह कुछ भी अपना इंपॉर्टेंट डेटा कंप्यूटर में डाल सकते हो। ऑटोमेटिक है कंप्यूटर, बहुत ज्यादा कोई इसमें एक बार कमांड दे दी जाए तो कंप्यूटर अपना टास्क ऑटोमेटिकली परफॉर्म करता है, स्वचालित होता है। डिलीजेंस, कंप्यूटर में कोई एरर नहीं आते, कंप्यूटर में एटलीस्ट कोई बहुत बड़े एरर नहीं आते, अगर काम है तो उसमें एक गारंटी रहेगी एक्यूरेसी की। वर्सेटैलिटी, कंप्यूटर बहुत तरह की चीजें कर सकता है, इसको बोलते हैं वर्सेटिलिटी। और इकोनॉमिकल, एक बार पैसा जरूर लगता है कंप्यूटर खरीदने में, लेकिन आप देखेंगे कि लंबे समय में कंप्यूटर बहुत ज्यादा किफायती है, इकोनॉमिकल है। तो ये है कंप्यूटर के कुछ फायदे। कंप्यूटर के कुछ नुकसान भी हैं, कंप्यूटर के पास अपना दिमाग नहीं है, यानी नो आईक्यू, कंप्यूटर का आईक्यू जीरो है एकदम। लेकिन आजकल वैसे कुछ ऐसे कंप्यूटर आ गए हैं जिनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कंसेप्ट आ गया है। हालांकि अभी ये बहुत जल्दी है इस पे बात करना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आने वाले कंप्यूटर किस तरह के होंगे, उनमें कितना दिमाग होगा, ये सब हम सोच के अपना दिमाग खराब नहीं करेंगे एटलीस्ट। तो कंप्यूटर के पास हम यही मान के चलते हैं कि अपना दिमाग नहीं है, कंप्यूटर किसी व्यक्ति की जगह नहीं ले सकता, किसी व्यक्ति विशेष की जगह नहीं ले सकता। दूसरा, डिपेंडेंसी। जैसा मैंने बताया, कंप्यूटर में आपको कमांड देने पड़ते हैं तभी तो कंप्यूटर काम करेगा, यानी कि कंप्यूटर निर्भर है ह्यूमन बींग्स के ऊपर। और दूसरा, कंप्यूटर के पास इमोशंस नहीं होते, कभी आप ऐसा कंप्यूटर नहीं देखोगे जो रो रहा है या हंस रहा है। तो ये कुछ लिमिटेशन है। हालांकि ऐसा कहा जा रहा है कि आज से 50 साल बाद ऐसे कंप्यूटर भी होंगे जो, 50 ही क्यों बल्कि 10 साल बाद, जिनमें फीलिंग होगी, इमोशंस होंगे। अब देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर्स की डेवलपमेंट, कंप्यूटर कहाँ से आया, क्या हुआ। तो जो ये इतना टाइम बीता, में कंप्यूटर अवेलेबल नहीं था। अगर आप भारत ही देखें तो भारत में कंप्यूटर कब आए? भारत में कोई भी कंप्यूटर इस सदी में नहीं आया, और पिछली सदी में भी बहुत कम कंप्यूटर आए थे। लैपटॉप तो पिछली सदी में बिल्कुल ही नहीं आए। तो कहने का मतलब, अभी पहले देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की जो डेवलपमेंट हुई है वो धीरे धीरे हुई है। कभी पहले कैलकुलेटर आया, फिर कुछ आया, फिर कुछ आया, धीरे धीरे वो बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, और फिर कंप्यूटर बना। तो ये जो टाइम है इसे दो हिस्सों में हम बांट सकते हैं। एक है मैकेनिकल ईरा, ईरा मतलब होता है बहुत लंबा समय, मैकेनिकल ईरा। और दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक ईरा। मैकेनिकल ईरा क्या था? मैकेनिकल ईरा के अंदर जो मशीन्स थी वो ऑटोमेटिक कैलकुलेशन करती थी, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, यानी कि जमा करना, जोड़ करना, घटाना, सब्ट्रैक्शन करना, गुना करना या भाग करना, मल्टीप्लाई करना या डिवाइड करना। तो ये सब करती थी मशीन्स। और जैसे सबसे पहली थी अबाकस। अबाकस डिस्कवर हुआ था 16वीं सदी के अंदर, चाइना के अंदर। ये पहला मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस था। इसके अंदर बीड्स थे, और बीड्स होते हैं जैसे माला जपते हैं उसी तरह से इसमें बीड्स थे, और वो बीड्स वगैरह से ये कैलकुलेशन, सब्ट्रैक्शन वगैरह संभव था। उसको बोलते थे एबेकस। फिर आया नेपियर्स बोन्स। नेपियर्स बोन्स इन्वेंट किया जॉन नेपियर ने 1617 में। ये हम थोड़ा सा इतिहास देख रहे हैं, कई बार एक आधा कोई क्वेश्चन टपक जाए यहाँ से तो आ सकता है, तो आप थोड़ा सा केयरफुल रहिए। कंप्यूटर के नंबर मेरे ख्याल से कटने नहीं चाहिए। और सब्जेक्ट्स में स्कोर करना थोड़ा सा कठिन है, कंप्यूटर में बिल्कुल आसान है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो जॉन नेपियर ने 1617 के अंदर डिस्कवर किया था नेपियर्स बोन। ये एक 3D स्ट्रक्चर था, 3 डायमेंशनल, और इसमें जो नंबर्स थे वो 0 से 9 तक थे सिर्फ। फिर आया पास्कलिन। पास्कलिन को बनाया ब्लेज पास्कल नाम के वैज्ञानिक ने, और ये बिल्कुल वही सब काम करता था। इसमें दो सेट थे जिसमें 6 डायल थे और काउंटर व्हील थे, जो डेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट करते थे, जो दशमलव होता है उसको भी रिप्रेजेंट करते थे। पास्कल के अंदर ब्लेज पास्कल ने इसको डिस्कवर किया था। फिर आया एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन डिस्कवर किया सबसे पहले चार्ल्स बेबेज ने। अगर मैं आपसे पूछूं कंप्यूटर के जनक कौन है, फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है, तो आंसर है चार्ल्स बेबेज। अगर आपसे पूछे भाई कंप्यूटर का किसने आविष्कार किया, आप आंसर मार्क करोगे चार्ल्स बेबेज। हालांकि ये पूर्ण तरह सत्य नहीं है, लेकिन आपके लेवल तक आप मार्क करोगे चार्ल्स बेबेज। तो उसके बाद ये इसने कंस्ट्रक्ट किया डेसिमल काउंटिंग व्हील,
और इसकी जो कैपेसिटी थी वो थी 1000 नंबर तक। और इसमें जो एक नंबर था वो 50 डिजिट का को 50 डिजिट थे उसके अंदर, ईच नंबर कंसिस्टिंग ऑफ 50 डिजिट्स। फिर एक टैबुलेटिंग मशीन आई। टैबुलेटिंग मशीन यानी कि जो जोड़ भाग करने की, गिनने की मशीन आई। इसको इन्वेंट किया 1880 के अंदर हरमन होलेरिथ ने। हरमन होलेरिथ। इसके अंदर पंच्ड कार्ड थे जिनमें छेद थे और राउंड होल्स थे। तो जो छेद थे वो राउंड थे और ये एक कार्ड एक बार में पढ़ पाता था ये मशीन। फिर आया मार्क वन। ये डिस्कवर किया हावर्ड आकिन ने 1944 में। ये जो बनाया गया वो आईबीएम कंपनी की मदद से बनाया गया। ये आईबीएम कंपनी वही आईटी कंपनी है जो आज दुनिया की नंबर 1 कंपनी है। इसका साल का जो रेवेन्यू है वो 120 बिलियन डॉलर के आसपास है। और ये डेसिमल काउंटर व्हील थे इसके अंदर और मेन मेमोरी के लिए। और इसमें भी पंच पेपर टेप थी जो यूज किए जाते थे। बस आप नाम याद रख लो और साइंटिस्ट का नाम याद रख लो। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक इरा। ये एडवांस इरा है जो बाद में आई जब इलेक्ट्रॉनिक चीजें बनने लगी। तो जैसे आप देख रहे हैं पहली मैकेनिकल इरा। मैकेनिकल इरा मतलब मैं आपको 4 पत्थर दूं आप उन्हें जोड़ोगे, या 4 बीट दूं, 50 बीट दूं। तो इलेक्ट्रॉनिक नहीं थे ये डिवाइसेस, सारे मैकेनिकल थे। अब हम आते हैं इलेक्ट्रॉनिक इरा की तरफ। इलेक्ट्रॉनिक इरा में सबसे पहले आया ईएनआईएसी, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। तो ये डेवलप किया था यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्वेनिया ने। और साइंटिस्ट थे दो, एक था जॉन मोकली और दूसरा था जे प्रेस्पर एकर्ट। तो इन्होंने इस मशीन को यूज किया मौसम की जानकारी के लिए, वेदर फोरकास्टिंग के लिए और अपने साइंटिफिक पर्पजेस के लिए। दूसरा आया ईडीवीएसी, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये मशीन जो थी ये बेस थी स्टोरेज प्रोग्राम कंसेप्ट पे और इसको सबसे पहले पब्लिश किया था जॉन वॉन न्यूमैन ने। इसने काम करना स्टार्ट किया 1951 के अंदर और ये साइंटिफिक कैलकुलेशन आसानी से कर लेता था। फिर आया यूनिवैक, जिसे बोलते हैं यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इसको सबसे पहले इसका आविष्कार किया एकर्ट ने और जेडब्ल्यू मॉकली ने। जेडब्ल्यू मॉकली ये वही मॉकली है जिन्होंने ईएनआईएसी का भी आविष्कार किया था। इसमें मैग्नेटिक टेप थे जो इनपुट और आउटपुट का काम करते थे। तो इसको इतना ये जो कंप्यूटर वगैरह बनने लगे इनको हम 5 भागों में बांट सकते हैं। इनको बोलते हैं कंप्यूटर के 5 जनरेशन, 5 पीढ़ी कंप्यूटर की। ये आप डायग्राम में बड़ी आसानी से देख सकते हो कौन कौन से कंप्यूटर आए, एडवांस होते गए। ये फर्स्ट जनरेशन, ये सेकंड जनरेशन, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ। तो ये कंप्यूटर देखते हैं इनमें क्या क्या हुआ, क्या क्या चेंजेस आए, क्या क्या क्वेश्चन इस पे बनते हैं। तो आपको याद रखना है कंप्यूटर के 5 जनरेशन। सबसे पहला जनरेशन था कंप्यूटर का 1940 से 1956। आई रिपीट, 1940 से 1956 इसको कहा जाता है कंप्यूटर की पहली पीढ़ी या फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के अंदर वैक्यूम ट्यूब यूज होती थी सर्किटरी के लिए और मैग्नेटिक ड्रम यूज होते थे मेमोरी के लिए। मैग्नेटिक जो टेप थे, मैग्नेटिक ड्रम यूज होते थे मेमोरी के लिए जो कंप्यूटर के अंदर स्टोरेज थी, और सर्किट के लिए यूज होते थे वैक्यूम ट्यूब। और ये पूरा का इतने बड़े होते थे कि पूरा का पूरा कमरा ले लेते थे। और ये जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थे ये मशीन लैंग्वेज पर निर्भर करते थे। बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव थे, बहुत महंगे थे, बहुत ज्यादा बिजली खाते थे, इनसे बहुत ज्यादा गर्मी निकलती थी। और इस गर्मी की वजह से कई बार कंप्यूटर फूक जाता था, कई बार कंप्यूटर खराब हो जाता था, जल जाता था। और इसीलिए इन बहुत ज्यादा ठंडे एनवायरनमेंट में इन्हें रखना पड़ता था। उस वक्त कोई एसी वगैरह भी नहीं होते थे। सो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जो थे कई बार तो पूरी बिल्डिंग जितने बड़े होते थे। तो ये बहुत बड़े बड़े कमरों में रखे जाते थे। जो एक मंजिला इमारत है उतने बड़े भी कई बार होते थे। तो इनके एग्जाम्पल है जैसे यूनिवैक, यूनिवैक मैं आपको बता चुका हूँ इसकी फुल फॉर्म, और ईएनआईएसी। ये सारे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थे। जब कंप्यूटर बनाने की कोशिश की गई तब ये थे यूनिवैक और ईएनआईएसी। ये आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े। ये पूरा कमरा भर गया है इस कंप्यूटर से, ये इतना बड़ा है। ये भी आप देख सकते हैं कितना बड़ा कंप्यूटर है। ये आदमी से भी लंबा है, ये आदमी यहाँ तक है, ये कंप्यूटर यहाँ तक है। ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है। बहुत ज्यादा बिजली खाते थे, बहुत ज्यादा गर्मी निकलती थी। मेन इसमें आपको याद रखना है एक तो वैक्यूम ट्यूब और दूसरा आपको याद रखना है मैग्नेटिक ड्रम। चलिए अब बात करते हैं दूसरी पीढ़ी कंप्यूटर की। दूसरी पीढ़ी कंप्यूटर की 1956 से 1963 तक, 1956 से 1963 तक। भाई इनके अंदर वैक्यूम जो ट्यूब थी वो यूज नहीं होती थी। अब वैक्यूम ट्यूब सिर्फ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में यूज होती थी। और वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस किसने किया? ट्रांजिस्टर। यानी सेकंड जनरेशन कंप्यूटर के अंदर आ गए ट्रांजिस्टर। तो ये थे सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के अंदर जो क्रिप्टिक बाइनरी मशीन लैंग्वेज थी वो अब उतनी यूज नहीं होती थी। फर्स्ट जनरेशन में मशीन लैंग्वेज यूज होती थी। अब बाइनरी मशीन लैंग्वेज की जगह सिंबॉलिक लैंग्वेज यूज होने लगी। और जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो भी डेवलप हो गई। तो जो सबसे अर्ली लैंग्वेजेस थी, सबसे पहले जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आई उनके नाम है कोबोल और फोर्ट्रैन।
यानी जो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर थी वो कोबोल और फोर्ट्रैन यूज करते थे, और ये पहले कंप्यूटर थे जो इंस्ट्रक्शंस को स्टोर कर पाते थे अपनी मेमोरी के अंदर। यानी हर बार नई इंस्ट्रक्शन सेट क्रिएट करने की जरूरत नहीं थी, कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शन इनकी जो मेमोरी थी इनकी याददाश्त में स्टोर हो जाते थे। ये एग्जांपल सेकंड जनरेशन कंप्यूटर का, बहुत ही पुराना तरह का कंप्यूटर है, बहुत ही दकियानूसी कंप्यूटर है, इसमें फंक्शनलिटी बहुत लिमिटेड है, लैंग्वेज लिमिटेड है, इनका भी साइज काफी बड़ा है रिलेटिवली। चलिए अब बात करते हैं थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी। ये 1964 से 1971 तक हुए। इन कंप्यूटर में जो इंटीग्रेटेड सर्किट था वो था, ये था सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक है ये थी कि इनके अंदर इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज हुआ सबसे पहले। और सबसे बड़ा जो फीचर है थर्ड जनरेशन कंप्यूटर का वो है इंटीग्रेटेड सर्किट। और जो ट्रांजिस्टर हम यूज करते थे सेकंड जनरेशन में, इसके अंदर हमने सेमीकंडक्टर यूज करने स्टार्ट कर दिए। सेमीकंडक्टर आप जानते हैं ये कई धातुओं के बनते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा बनते हैं सिलिकॉन के। सिलिकॉन के बनते हैं, जर्मेनियम के बनते हैं, बोरोन के बनते हैं, कैडमियम के बनते हैं, CADMIUM, ये तो कुछ सेमीकंडक्टर है। सेमीकंडक्टर होते हैं जो ना तो कंडक्टर होते हैं, कंडक्टर होते हैं मेटल, और इंसुलेटर होते हैं नॉन मेटल। कंडक्टर के अंदर से करंट पास हो जाता है और इंसुलेटर के अंदर से करंट पास नहीं होता है, तो ये उनकी बीच के होते हैं सेमीकंडक्टर। ये आपको याद रखना है। जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, बोरॉन, कैडमियम, ये सब सेमीकंडक्टर है। तो इसमें सिलिकॉन के बनते थे, चिप्स जो बनते थे अंदर कंप्यूटर में वो सिलिकॉन के बनते थे। ट्रांजिस्टर अब यूज उतने नहीं होते थे। दूसरी बात, जो पंच कार्ड थे और प्रिंट आउट थे, उनकी बजाय थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में कीबोर्ड आ गया, मॉनिटर आ गया और ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कंप्यूटर का जो हार्डवेयर है, यानी जो बाहरी ढांचा है, उसमें और जो कंप्यूटर को चला रहा है उसके बीच में एक रिश्ता स्थापित करता है, उसे बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल है जैसे विंडोज हो गया, मैक हो गया, लिनक्स, यूनिक्स, ये सब हो गए। तो पहली पहली बार ऑपरेटिंग सिस्टम कब आया? ऑपरेटिंग सिस्टम आया थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के अंदर, और कीबोर्ड, मॉनिटर, ये सब यूज करने लगे। सो इसका फायदा ये था ऑपरेटिंग सिस्टम का कि ऑपरेटिंग सिस्टम ये हमें परमिट करता है कि एनेबल करता है हमें कि हम बहुत सारी एप्लीकेशन एक साथ खोल सकते हैं। कंप्यूटर में आज भी जैसे आप कंप्यूटर खोलते हैं तो आप 50 चीजें एक साथ खोल सकते हैं। आपके बैकग्राउंड में कोई गेम चल रहा है, म्यूजिक चल रहा है, इधर आप इंटरनेट कर रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें एक साथ चल सकती हैं थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के अंदर। तो ये आप देख सकते हैं थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, ये काफी इंप्रूव्ड कंप्यूटर लग रहा है देखने से ही। तो ये सब थर्ड जनरेशन कंप्यूटर है, ये बिल्कुल नए कंप्यूटर जैसा है, आधुनिक कंप्यूटर जो है उनके जैसा ही है। चलिए अब आते हैं फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर 1971 से लेके अब तक चल रहे हैं, 1971 से प्रेजेंट तक। तो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर, अब तो आप कोई भी कंप्यूटर देख ही सकते हैं, वो सब फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर है। सो इसके अंदर जो माइक्रो प्रोसेसर है वो फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर उसको लेके आया, और इसमें बहुत सारे इंटीग्रेटेड सर्किट होते हैं, बहुत सारे, और ये सारे एक ही सिलिकॉन चिप के ऊपर बने होते हैं, ये आपको याद रखना है। तो जो इंटेल 4004 चिप था, ये डेवलप हुआ था 1971 में। ये जितने भी कंप्यूटर थे उनमें ये काफी एक इंपॉर्टेंट हिस्सा था। और इसके अंदर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू भी होता है, सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं, और मेमोरी, इनपुट आउटपुट कंट्रोल होते हैं, ये सारे एक ही चिप के अंदर होते हैं। अलग अलग चिप की जरूरत नहीं है, हजारों चिप कंप्यूटर के अंदर डालने की जरूरत नहीं है। सीपीयू, इनपुट आउटपुट कंट्रोल, मेमोरी, ये सब एक ही सिंगल चिप में होते हैं, बहुत सारी चिप्स की जरूरत नहीं है। सो इसमें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस भी आ गया, GUI, माउस, हैंड हेल्ड डिवाइसेस यानी हार्डवेयर वगैरह जो हम एक्सटर्नल कनेक्ट करते हैं, ये सब फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर के हिस्से रहे। तो ये जो आप यूज कर रहे हैं आजकल, ये फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर, ये आप देख सकते हैं, ये वो चिप है, माइक्रो प्रोसेसर है, ये जो आप डायग्राम में देख रहे हैं। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर, फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उस पर काम करेंगे। अब ये इतना कंसेप्ट अभी डेवलप ही हो रहा है, उतना ज्यादा कोई बहुत ज्यादा वो नहीं है, और इसमें कुछ इंप्रूवमेंट हुई है, कुछ चीजें अवेलेबल हैं। जैसे कंप्यूटर में कुछ एप्लीकेशंस होते हैं जैसे वॉइस रिकॉग्निशन, यानी कंप्यूटर हमारी आवाज पहचान लेता है। जैसे आपने एप्पल का सुना होगा सॉफ्टवेयर एक सीरी, वो सीरी भी आवाज के उस पर काम करता है। तो आजकल कंप्यूटर में वॉइस रिकॉग्निशन, फेस रिकॉग्निशन, ये इस तरह की चीजें आ रही हैं, और सुपर कंडक्टर आ रहे हैं। तो इससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाले समय में एक रियलिटी हो जाएगी। और फिफ्थ जनरेशन जो कंप्यूटर है वो हमारी जो नेचुरल लैंग्वेज है, यानी जैसे मैं आपको बोल रहा हूं तो ये मेरी नेचुरल लैंग्वेज है,
मेरे को कोई आर्टिफिशियल लैंग्वेज बनाने की जरूरत नहीं है, तो उस पर भी काम करेंगे। तो इसमें नेचुरल लैंग्वेज इनपुट पे काम करेंगे, और ये लर्निंग, ये जो कंप्यूटर है ये लर्निंग कर पाएंगे जैसे कोई भी ह्यूमन बीइंग कर सकता है। और सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन, जो अपना खुद का जो काम है वो खुद कर पाएंगे, सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन कर पाएंगे। तो ये कुछ फंक्शनलिटीज होंगी फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर की। तो ये जो थोड़ा तो आज भी अवेलेबल है इसमें, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, और लेकिन फ्यूचर के कंप्यूटर है ये फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। तो ये फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में कुछ इंप्रूवमेंट होंगे। ये अगेन कुछ ढांचे हैं, जरूरी नहीं है ऐसे दिखें ये। सो अगर मैं इसको समअप करूं एक उसमें टेबल के अंदर, तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, सेकंड, ये ईयर आप छोड़ दीजिए, ईयर इंपॉर्टेंट नहीं है ज्यादा, आप ये देख लीजिए बस। जैसे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में क्या था, वैक्यूम ट्यूब थे मेन। सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर आ गए। थर्ड वाले में मैग्नेटिक टेप जिनकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा थी वो आ गए। फोर्थ वाले के अंदर जो सेमीकंडक्टर थे, मैग्नेटिक टेप विद फ्लॉपी एज पोर्टेबल आ गया। और फोर्थ जनरेशन के अंदर जो 1975 से इसमें लिखा है 1988, हालांकि ईयर इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें बहुत सारे जो अलग अलग बुक्स हैं या वो हैं, वो अलग अलग लैंग्वेजेस अलग अलग वैल्यूज देती हैं। और फिफ्थ जनरेशन के अंदर जो लार्ज कैपेसिटी हार्ड डिस्क आ गई और ये सब चीजें आ गई। इनमें जो सिस्टम के नाम है वो भी हैं, जैसे आईबीएम, पेंटिनम, परम, ये सब फिफ्थ जनरेशन है। और एप्पल टू, वैक्स, ग्रे फोर्थ जनरेशन। आईबीएम के सीडीसी, पीडीपी, ये सब थर्ड जनरेशन। हनीवेल सीडीसी आईबीएम 7030, ये है सेकंड जनरेशन। और ईएनआईसी, ईडीवीएसी, टीबीएम, ये सब है फर्स्ट जनरेशन। अब मैं आपको बताता हूँ इस पे क्वेश्चन क्या आता है। क्वेश्चन इस पे ये आता है कि भाई फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में क्या था, आंसर है वैक्यूम ट्यूब। मैं आपको सिर्फ एक एक वर्ड बता रहा हूं जो आपको याद रखना है। फर्स्ट जनरेशन वैक्यूम ट्यूब, सेकंड जनरेशन ट्रांजिस्टर, थर्ड जनरेशन में आपको याद रखना है थर्ड जनरेशन में क्या था। तो आप याद रख सकते हैं, थर्ड जनरेशन इज, इसको एक ही वर्ड आपको याद रखना है, इंटीग्रेटेड सर्किट। ये वर्ड आपसे पूछेंगे एग्जाम में, इंटीग्रेटेड सर्किट कहां था। इंटीग्रेटेड सर्किट कहां था, इंटीग्रेटेड सर्किट था थर्ड जनरेशन। ये जो आप ऊपर देख रहे हैं आईसी, आईसी मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट। और फोर्थ जनरेशन अगर आपसे पूछे, बस एक एक शब्द याद रखना है। फर्स्ट जनरेशन वैक्यूम ट्यूब, सेकंड जनरेशन ट्रांजिस्टर, थर्ड जनरेशन इंटीग्रेटेड सर्किट, फोर्थ जनरेशन में सिर्फ एक वर्ड याद रख लो, माइक्रो प्रोसेसर, बस। और फिफ्थ जनरेशन में एक वर्ड याद रख लो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दैट्स इट। अगर आपको इतना भी याद है तो आप क्वेश्चन कर दोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर कुछ और तरह के भी होते हैं, जैसे सुपर कंप्यूटर। ये सुपर कंप्यूटर, ये आप देख सकते हैं, ये इतने ज्यादा ताकतवर हैं कि ये इतना डेटा ले सकते हैं कि जिसकी हद नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप ये सोचिए, यूट्यूब, यूट्यूब पे मेरा चैनल है, मैंने ही कम से कम 50-60 जीबी का डेटा डाल रखा है। आप ये सोचिए यूट्यूब पे हर रोज कितना जीबी का डेटा आता होगा, तो वो डेटा कहाँ जाएगा, कहाँ रखेंगे यूट्यूब वाले उसे। हर सेकंड इतने टेराबाइट के वीडियोस अपलोड होते हैं, तो वो डेटा कौन संभालेगा, वो संभालेगा सुपर कंप्यूटर। चलिए सुपर कंप्यूटर के बारे में कुछ बताता हूँ। सुपर कंप्यूटर सबसे पावरफुल और सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर होते हैं जितने भी डिजिटल कंप्यूटर हैं उनमें। ये डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। डिजिटल और एनालॉग दो तरह के कंप्यूटर होते हैं। इनमें बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस आप दे सकते हो पर सेकंड, बीआईपीएस जिसे बोलते हैं। मतलब असंख्य, मतलब खरबों खरबों इंस्ट्रक्शंस आप दे सकते हो हर सेकंड में। ये कंप्यूटर बहुत स्पेशल पर्पस के लिए बनाए जाते हैं, और इनमें बहुत ज्यादा डेटा, बहुत सारी कैलकुलेशन, आप मतलब जो ह्यूमन, मतलब जो कैपेबिलिटी है उनसे परे, आदमी की क्षमता से परे इतना ज्यादा कैलकुलेशन कर सकते हैं, इतनी ज्यादा ये डेटा ले सकते हैं। और ये सुपर कंप्यूटर जो होता है, इसमें जो कैलकुलेशन करने की, कंप्यूटिंग करने की जो कैपेसिटी है, वो 40,000 माइक्रो कंप्यूटर के इक्वल होती है। माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है, ये जो हम घर में आजकल यूज करते हैं नॉर्मल कंप्यूटर, वो माइक्रो कंप्यूटर है। तो 40,000 कंप्यूटर के बराबर होता है एक सुपर कंप्यूटर। तो ये कंप्यूटर बहुत महंगे होते हैं, मतलब एक एक कंप्यूटर कई 100 करोड़ का आता है, बहुत महंगे होते हैं। 15 से 20 मिलियन डॉलर का एक कंप्यूटर आता है। 15-20 मिलियन डॉलर आप समझते हैं, 1 मिलियन डॉलर होता है 6.5 करोड़। अगर मैं डॉलर की वैल्यू 65 रुपए लूँ तो 6.5 करोड़ से आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो लगभग हो जाएगा मतलब लगभग 130 करोड़ के आसपास। 130 करोड़ रुपए का एक कंप्यूटर। इसलिए ये जो बहुत बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो यूज करती है सुपर कंप्यूटर, जैसे नासा है, या जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं जहाँ बहुत ज्यादा जो सीक्रेट डेटा और बहुत बड़े बड़े डेटा जो लेने होते हैं। डिफेंस है, वेपन्स है, वेदर फोरकास्टिंग है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन है, न्यूक्लियर रिसर्च इनमें यूज होते हैं। और ये बहुत ज्यादा स्पेस लेते हैं, और टेम्परेचर कंट्रोल रूम होना चाहिए, बहुत गर्मी होती है इनके अंदर, बहुत ज्यादा ठंडे कमरे के अंदर रखे जाते हैं ये। तो इनका एग्जाम्पल है NEC 500, क्रे, XMP 24, एक्सेट्रा।
दूसरे हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होते हैं? ये भी बड़े होते हैं, पावरफुल होते हैं और बहुत ही ज्यादा इनमें हाई प्रोसेसिंग पावर होती है। और ये डिजाइन होते हैं बहुत बड़े डेटा को संभालने के लिए, बहुत लार्ज स्केल डेटा प्रोसेसिंग के लिए होते हैं। अगेन ये बहुत बड़े होते हैं, इनमें जो 1000 स्क्वायर फीट एरिया में एक कंप्यूटर रखा जाता है और बहुत ज्यादा टर्मिनल होते हैं इनके अंदर। तो ये भी अगेन बिग ऑर्गेनाइजेशन यूज करती है, जैसे बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, एयरलाइंस, रेलवेज एक्सेट्रा। तो इनके एग्जाम्पल हैं जैसे IBM 1401, ICL 39, साइबर 170। IBM 1401 ये पहला कंप्यूटर था जो नेपाल में आया था। अगले हैं मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर सबसे पहले 1960 के अंदर रिलीज हुए थे। मिनी इसका नाम इसलिए बहुत छोटे होते हैं और इनका जो प्राइस है वो भी कम होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर के मुकाबले। और इनकी जो क्षमता है वो मेन फ्रेम कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर के बीच की है। माइक्रो कंप्यूटर वो है जो हम आज यूज कर रहे हैं, तो इनके बीच की क्षमता है इनकी, माइक्रो कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर के बीच की। इसीलिए हमें माइक्रो कंप्यूटर को बोलते हैं, ध्यान से सुनिए, माइक्रो कंप्यूटर को इसलिए हम बोलते हैं मिड रेंज कंप्यूटर। और इसमें जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है उसकी तरह जो माइक्रो कंप्यूटर है उसके मुकाबले ये ज्यादा डेटा हैंडल कर सकते हैं। यानी कि इसकी क्षमता अगेन माइक्रो कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर के बीच की है। तो ये 50 टर्मिनल तक सपोर्ट कर सकते हैं और 100 स्क्वायर फीट का एरिया चाहिए इसमें कंप्यूटर को। जो छोटी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, इंडस्ट्रीज हैं, बैंक्स हैं, यूनिवर्सिटीज, ये सब इसे यूज करते हैं। एग्जाम्पल है प्राइम 9755, HCL, CDC 1700 एक्सेट्रा। फिर आते हैं माइक्रो कंप्यूटर जो हम यूज करते हैं डेली घरों के अंदर। माइक्रो कंप्यूटर होता है जिसके अंदर एक माइक्रो प्रोसेसर होता है, उसको बोलते हैं माइक्रो कंप्यूटर। और माइक्रो प्रोसेसर, आप सीपीयू वगैरह तो समझते ही होंगे, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये भी प्रोसेसर होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये कम पैसे का आता है, लो कॉस्ट कंप्यूटर है, स्मॉल है, इसमें स्पेस भी लिमिटेड होती है, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन ये नहीं कर सकता, बहुत ज्यादा हाई फाई नहीं होता। तो इसके अंदर सीपीयू होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है और एक ही चिप होती है। ये अभी हम ऑफिस हाउस वगैरह स्टोर छोटे यूज के लिए यूज करते हैं। जैसे जैसे मैं कंप्यूटर बता रहा हूँ वैसे वैसे क्षमता कम होती जाएगी। तो एग्जांपल है इसकी, जैसे हम IBM PC लेते हैं, एप्पल का कंप्यूटर लेते हैं, ये सब माइक्रो कंप्यूटर है। और ये दो तरह के हो सकते हैं, नॉन पोर्टेबल और पोर्टेबल। पोर्टेबल मतलब जिसको हम कैरी कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, और नॉन पोर्टेबल है जिसे हम एक जगह से दूसरी जगह कैरी नहीं कर सकते। तो जो नॉन पोर्टेबल होते हैं जिन्हें हम कैरी नहीं कर सकते वो होते हैं पर्सनल कंप्यूटर। जैसे जो आपके घर पे होता है, इसमें सीपीयू होता है बहुत बड़ा, उसको आप उठा के ले जा नहीं सकते एक जगह से दूसरी जगह। और जो पोर्टेबल होते हैं जिन्हें हम ले जा सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, उनमें आते हैं लैपटॉप। लैपटॉप को आप ले जा सकते हैं, नोटबुक, जो ये टैबलेट वगैरह होते हैं, टेबल PC ये हो गया, या पाम टॉप हो गया, पाम टॉप भी एक चीज होती है। या फिर PDA, PDA को बोलते हैं पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस, फुल फॉर्म इज पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस। तो ये हो गए, ये वाले कंप्यूटर हैं नॉन पोर्टेबल, आप इनको ले जा नहीं सकते एक जगह से दूसरी जगह। और ये हो गए पोर्टेबल, आप इनको आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हो। ये जो आप डायग्राम में देख रहे हो ये पाम टॉप है, ये वाला जो ये है ये पाम टॉप है। अब कंप्यूटर को एक तरह से और हम क्लासिफाई कर सकते हैं, भागों में बांट सकते हैं। वो है कंप्यूटर के अंदर ऑपरेट तरह के किस तरह का चलन है कंप्यूटर का, किस तरह का ऑपरेशन है, किस तरह का ऑपरेटिंग सिद्धांत है, उस पर हम इसको बांट सकते हैं। तो इसमें 3 तरह की कैटेगरी होती है ऑपरेटिंग प्रिंसिपल में। एक होता है एनालॉग कंप्यूटर, एक होता है डिजिटल कंप्यूटर और एक होता है हाइब्रिड कंप्यूटर। इससे पहले मैं आपको आपको मैंने बताया था कंप्यूटर के एक वीडियो के अंदर कि भाई एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग और डिजिटल में क्या फर्क होता है। आप नेटवर्किंग और कम्युनिकेशन का वीडियो देखना ना भूलें। नेटवर्किंग एंड कम्युनिकेशन का वीडियो आपको काफी मदद करेगा ये समझने के अंदर। आपको जब पता होगा कि एनालॉग और डिजिटल में क्या फर्क है, तो आप एनालॉग और कंप्यूटर में जो डिफरेंसेस हैं डिजिटल में वो भी आसानी से जान पाएंगे। और एक होता है हाइब्रिड कंप्यूटर। सबसे पहले देखते हैं एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है। इसकी स्पीड काफी ज्यादा होती है एनालॉग कंप्यूटर की, लेकिन इसमें जो इनपुट डेटा है, सबसे पहले तो इनपुट डेटा है इसमें वो नंबर नहीं होता। नंबर नहीं होता, इसके अंदर एक फिजिकल क्वांटिटी होती है, जैसे प्रेशर, स्पीड, वोल्टेज। वोल्टेज एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, और टेम्परेचर, ये सब फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। इनपुट डेटा नंबर नहीं होता। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एनालॉग कंप्यूटर का। एनालॉग कंप्यूटर के अंदर कंटिन्यूस इंफॉर्मेशन होती है। ये आप समझ जाएंगे अगर आपने वीडियो देखा है नेटवर्क वाला, नेटवर्क एंड कम्युनिकेशन। कंटिन्यूस इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, मैंने कहा था जो एनालॉग सिग्नल होता है वो हमेशा लगातार होता है ऐसे, और जो डिजिटल होता है वो डिस्क्रीट होता है, यहां होगा फिर इतने एरिया में नहीं होगा, फिर यहां होगा,
फिर यहाँ होगा। और डिजिटल जो सिग्नल होता है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, उसकी मिनिमम वैल्यू 0 होती है, वो हमेशा पॉजिटिव रहता है। एनालॉग वाला पॉजिटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो ये फर्क है एनालॉग डेटा में और डिजिटल डेटा के अंदर। तो जो एनालॉग कंप्यूटर होता है उसके अंदर एक कंटिन्यूस इंफॉर्मेशन चलती रहती है, उसको बोलते हैं एनालॉग कंप्यूटर। कंटिन्यूस इंफॉर्मेशन का मतलब ये है इसकी स्पीड ज्यादा होगी, लेकिन इसमें जो इनपुट डेटा है वो नंबर नहीं होता। ये कुछ एनालॉग कंप्यूटर, एनालॉग की आप वो देख सकते हैं एग्जांपल, जैसे ये भी एक एनालॉग सिग्नल है, ये पेट्रोल वाला, या ये भी एनालॉग है, ये भी एनालॉग है। अब देखते हैं डिजिटल कंप्यूटर। ये भी जो भी हम नॉर्मल कंप्यूटर यूज करते हैं घरों में, सब डिजिटल कंप्यूटर है। डिजिटल कंप्यूटर होते हैं विच प्रेजेंट फिजिकल क्वांटिटीज, द कंप्यूटर विच प्रेजेंट फिजिकल क्वांटिटी विद द हेल्प ऑफ सिंबल और नंबर। कंप्यूटर, इस कंप्यूटर के अंदर जो फिजिकल क्वांटिटी है उनकी जगह होते हैं सिंबल या तो या नंबर्स। और ये डिस्क्रीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, कंटिन्यूस इंफॉर्मेशन नहीं होता, डिस्क्रीट होता है। डिस्क्रीट का मतलब गैप में। ये डिजिटल सिग्नल है तो पहले ये एक पैकेट ऑफ डेटा है, फिर ये कुछ स्थान पे नहीं होगा, फिर एक होगा, फिर नहीं होगा, फिर होगा, यानी ये आइसोलेटेड है, लगातार नहीं है। तो डिजिटल कंप्यूटर के अंदर डिस्क्रीट इंफॉर्मेशन होता है। डिजिटल कंप्यूटर, द इनपुट डेटा इज रिप्रेजेंटेड बाय अ नंबर। तो डिजिटल कंप्यूटर के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन जाती है वो नंबर के रूप में जाती है, फिर कंप्यूटर उसे प्रोसेस करता है। और डिजिटल कंप्यूटर के अंदर क्योंकि इंफॉर्मेशन नंबर के रूप में जाती है, इसलिए बहुत ज्यादा एक्यूरेट होते हैं। तो एक्यूरेसी हमें चाहिए कंप्यूटर के अंदर, इसलिए हम यूज करते हैं डिजिटल कंप्यूटर। तो ये कुछ डिजिटल डेटा है, आप देख सकते हैं, ये डिजिटली रिप्रेजेंट कर रहा है। ये पिछले वाले में तो सुई थी, जहां सुई हो जाती है वो एनालॉग हो जाता है, और ये डिजिटल है, जैसे 3.61। ये अगर ये घड़ी बना दूंगा मैं तो घड़ी हो गई एनालॉग, जिसमें मिनट हैंड, आवर हैंड, ये सब होगा। अगर टाइम ऐसे लिखा हुआ आ रहा है तो डिजिटल डेटा है। एक होता है हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड के अंदर दोनों होते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर मतलब जो एनालॉग भी होता है और डिजिटल भी होता है। तो हाइब्रिड कंप्यूटर मतलब जो मिक्सचर होता है, इसके अंदर एनालॉग भी होते हैं और डिजिटल कंप्यूटर भी होता है। हाइब्रिड का एडवांटेज क्या है? एनालॉग की स्पीड मिल गई और डिजिटल की एक्यूरेसी मिल गई। एनालॉग किसके लिए जाना जाता है? स्पीड के लिए। और डिजिटल क्यों जाना जाता है? अपनी एक्यूरेसी के लिए, बहुत ज्यादा एक्यूरेट होता है, गलतियां कम होती है। तो दोनों को मिला दो तो बन गया हाइब्रिड कंप्यूटर। तो ये कुछ हाइब्रिड कंप्यूटर आप देख सकते हो, ये हाइब्रिड कंप्यूटर है। जैसे गाड़ी के अंदर भी कंप्यूटर लगते हैं जो गाड़ी की स्पीड बताते हैं, जीपीएस बताते हैं। जीपीएस क्या होता है? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जो आपको रास्ता बताता है। तो ये सब हो गए। ये माइक्रो ओवन वगैरह में लग सकते हैं, या माइक्रो, ये जो हॉस्पिटल्स के अंदर लग सकते हैं। ये बहुत सारी अलग तरह की इंफॉर्मेशन दिखाते हैं, रिटर्न एज वेल एज नंबर्स, दोनों तरह की। या एनालॉग सिग्नल भी में होते हैं, जैसे ये वाला है, इसमें ये एनालॉग सिग्नल चल रहा है, ये जो हार्ट का चल रहा है यहाँ पे ये एनालॉग सिग्नल है, और ये लिखा हुआ आ रहा है ये डिजिटल है, तो दोनों तरह का है। तो ये हाइब्रिड कंप्यूटर का ही जमाना है। हाइब्रिड कंप्यूटर की बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। तो जो कंप्यूटर होता है वो, पहली बात, वो इंटरेक्ट करना चाहिए अपने यूजर के साथ। मान लो मैं कंप्यूटर कर रहा हूं तो कंप्यूटर मेरे साथ बातचीत करे। बातचीत का मतलब ये नहीं है कि फिजिकली बात बोलेगा, कहने का मतलब मेरे से इंटरेक्ट करेगा। अगर कंप्यूटर और मेरे बीच कोई इंटरेक्शन ही नहीं है तो कंप्यूटर पे मैं अपने जो अपना काम नहीं कर पाऊंगा, मैं अपने टास्क को एकम्प्लिश नहीं कर पाऊंगा। तो कंप्यूटर मस्ट बी एबल टू इंटरेक्ट। और कंप्यूटर इंटरेक्ट कैसे करेगा मेरे साथ? मैंने आपको बताया था, ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर का जो ढांचा है और जो कंप्यूटर का यूजर है, यानी हार्डवेयर कंप्यूटर का और कंप्यूटर को यूज करने वाला पर्सन, जिसको यूजर कहते हैं, दोनों के बीच में जो रिश्ता होता है वो कौन बनाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे विंडोज, मैक, ये सब क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसको एकम्प्लिश करने के लिए, कंप्यूटर के साथ इंटरेक्शन करने के लिए मेरे पास होते हैं पेरिफेरल डिवाइसेस, इनपुट और आउटपुट। तो इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं? मैंने आपको बताया था इनपुट मतलब क्या होता है। जो भी चीज अंदर मैसेज लेके जाती है कंप्यूटर के, वो इनपुट होती है। सो कंप्यूटर के अंदर इनपुट डिवाइस का क्या काम है? इनपुट डिवाइस को हम डिफाइन करते हैं, ये ऐसा इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है जो हमें अलाउ करता है डेटा फीड करने के लिए कंप्यूटर के अंदर। और फिर कंप्यूटर उसका क्या करता है? डेटा का उसको स्टोर कर लेगा। जो भी हम डेटा फेंकेंगे कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर से स्टोर कर लेगा, और कंप्यूटर से स्टोर करके क्या करेगा? उसको प्रोसेस करेगा, उस पर काम करेगा, और फिर अपना संदेश देगा आउटपुट के रूप में। इससे पहले हम ये देखें, पहले हम देखते हैं सॉफ्टवेयर, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी, अगर आप कोई आईटी इंजीनियर तो आपको ये सब बहुत आसान लगेगा, लेकिन वैसे जो नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं उनको ये सब थोड़ा सा कठिन लगेगा। तो मैं ऐसी भाषा में आपको बताने की कोशिश करूंगा कि आपको समझ में आए टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। तो कंप्यूटर के अंदर ये दुनिया भर के सॉफ्टवेयर होते हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं। सॉफ्टवेयर क्या होता है? मैंने आपको बताया था कंप्यूटर के जो अंदर होते हैं। सो सॉफ्टवेयर एक कलेक्शन होती है कंप्यूटर रीडेबल प्रोग्राम्स की।
जो कंप्यूटर को ये बताते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना है और कैसे करना है, ये सब सॉफ्टवेयर बताते हैं। सॉफ्टवेयर इंटेंजिबल होते हैं। इंटेंजिबल मतलब मैंने आपको बताया, हम छू नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते, वो होते हैं सॉफ्टवेयर। और जिसको छू सके वो होते हैं हार्डवेयर। तो कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो तीन तरह के होते हैं। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, अभी ध्यान से सुनिए चीज। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और तीसरा होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। रिपीट, इसको याद रखने का तरीका है सो, SAU, सो, सिस्टम, एप्लीकेशन एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो ये कुछ एग्जांपल है, जैसे ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है। एंड्रॉइड, एंड्रॉइड पे चला रहे हो तो एंड्रॉइड क्या है? एंड्रॉइड एक सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया, मोबाइल के लिए हो गया। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ये एंटीवायरस है, मैकेफी, ये एंटीवायरस यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। और ये है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कुछ भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो सकता है। ये MS ऑफिस है, MS ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, ये सब क्या है? एप्लीकेशन है। तो एक एक करके नजर डालते हैं इनके ऊपर। सबसे पहले देखते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? जैसे विंडोज, एंड्रॉयड, मैक, ये सब क्या है? ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब कंप्यूटर में जो यूजर जो यूज कर रहा है और जो कंप्यूटर का जो हार्डवेयर है उसके बीच में जो रिश्ता बनाएगा, जो एक इंटरफेस देगा जहां पे दोनों कनेक्ट हो सकते हैं, उसको बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक एग्जांपल है ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके और भी एग्जांपल है, जैसे असेंबलर, कंपाइलर, ये सब। तो ये सब कुछ मैनेज करता है कंप्यूटर के अंदर। यानी कि ये मैनेज करता है कंप्यूटर का हार्डवेयर और प्रोसेसेस जो कंप्यूटर के अंदर हो रहे हैं। कंप्यूटर के अंदर कोई भी काम है वो मैनेज करता है कंप्यूटर का सिस्टम सॉफ्टवेयर। जैसे विंडोज है, विंडोज अगर कंप्यूटर से निकाल दो तो क्या बचेगा? उसके अंदर कुछ भी नहीं बचेगा। तो विंडोज क्या करेगी? कंप्यूटर के अंदर सब कुछ मैनेज करती है। कंप्यूटर के सारे हार्डवेयर मैनेज करती है, कंप्यूटर के सारे अंदर जो प्रोसेसेस चल रहे हैं वो मैनेज करती है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर के दूसरे सॉफ्टवेयर नहीं चलेंगे, क्योंकि सिस्टम सॉफ्टवेयर ही उन सबको प्लेटफॉर्म देता है। अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड ना करे तो दूसरे सॉफ्टवेयर भी काम नहीं करेंगे। अगर मान लो कंप्यूटर के अंदर आपने बहुत सारे सॉफ्टवेयर डाल दिए, जब आप किसी नए कंप्यूटर के अंदर नया कंप्यूटर खरीद के लाते हो तो उसके अंदर क्या होता है? सिर्फ विंडोज होती है और कुछ नहीं होता। और फिर आप उसमें क्या करते हो? अपने आप सॉफ्टवेयर डाल देते हो, फिर आप उसमें गूगल क्रोम डाल देते हो, फिर आप उसमें याहू मैसेंजर डाल देते हो, फिर आप उसमें MSN मैसेंजर डाल देते हो। तो ये सब दुनिया भर के आप और सॉफ्टवेयर डाल देते हो, लेकिन उसमें पहले से क्या है? विंडोज। अगर विंडोज ही नहीं होगी तो क्या बाकी सॉफ्टवेयर चलेंगे? नहीं चलेंगे। तो विंडोज सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि वो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, सिस्टम को चलाने के लिए जरूरी है। आप इस तरह से समझिए, अगर हमारी बॉडी में हमारा दिमाग ही काम नहीं करेगा तो क्या बाकी चीजें काम करेंगी? नहीं। तो हमारा दिमाग क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जैसा मैंने बताया, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल करता है कंप्यूटर के हार्डवेयर और जो भी सर्विसेज हैं, कंप्यूटर के प्रोसेसेस हैं, उन सबको कंट्रोल करता है। तो कंप्यूटर के जैसे प्रोसेसेस हैं, जैसे कंप्यूटर लॉग ऑन कब होगा, लॉग ऑफ कब होगा, शट डाउन कब होगा, रीस्टार्ट कब होगा, ये सब कंट्रोल करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये सब आपको याद रखने हैं। तो जैसे विंडोज 10 है, विंडोज XP, विंडोज 7, ये सब क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड्रॉइड है, अभी रिलीज हुआ है एंड्रॉइड मार्शमैलो, ये सब क्या है? ये लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो विंडोज का ये विंडोज 10 है लेटेस्ट, और एंड्रॉइड का है एंड्रॉइड मार्शमैलो। इसी तरह मैक है, मैकिंटो, मैक का कई सारे हैं, बटर लॉयन, कई सारे इनके नाम हैं। मैक के भी अलग अलग अजीब से नाम होते हैं इनके। तो आप ये लेटेस्ट देख सकते हैं कौन से अभी चल रहा है मैक वगैरह के अंदर भी, और उस हिसाब से अपने आप को अपडेट रख सकते हैं। तो ये कुछ है ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे विंडोज 8, 7, XP वगैरह, ये सब। यूनिक्स है, लिनक्स है, एप्पल मैक OX, मैक OS X, मैकिंटोश, डॉस हो गया, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के काम क्या है? सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट काम है, ये एक यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करता है। इंटरफेस मतलब कनेक्शन। किसके बीच में कनेक्शन? यूजर के बीच में और हार्डवेयर के बीच में। फिर प्रोग्राम चलाने में, प्रोग्राम चलाता है कंप्यूटर के सारे दूसरे सॉफ्टवेयर चलाता है। कंप्यूटर में जो भी हार्डवेयर डिवाइस है वो मैनेज करता है। यानी कंप्यूटर के अंदर मैं कोई भी चीज कनेक्ट कर रहा हूं उसको मैनेज करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम। और कंप्यूटर में जो फाइल स्टोरेज वगैरह है, जो स्टोरेज करता है कंप्यूटर, उसको ऑर्गेनाइज करेगा। अब कंप्यूटर को रीस्टार्ट वगैरह भी ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, शट डाउन भी वही करता है। रीस्टार्ट जब आप कंप्यूटर को करते हो तो दो तरह से कर सकते हो। एक होता है कोल्ड बूट। रीस्टार्ट करने का एक और नाम भी होता है, रीस्टार्ट करने को बूटिंग बोलते हैं। बूटिंग, BOOTING, बूटिंग। बूटिंग मतलब कंप्यूटर को स्टार्ट करना या रीस्टार्ट करना। अब रीस्टार्ट कर रहा हूं तो रीबूट कर कह दूंगा मैं उसे। जब आप कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हो तो दो तरह से कर सकते हो। एक, कंप्यूटर को आप
स्विच ऑफ कर दो। कंप्यूटर में जो पावर का बटन है उसे दबा के रखो और वो 10-15 सेकंड बाद कंप्यूटर स्विच ऑफ हो जाएगा, फिर स्विच ऑन कर लो। इसको बोलते हैं कोल्ड बूट। एक होता है आप इस पे क्लिक करो विंडोज के आइकॉन पे, या जो भी कंप्यूटर आप यूज कर रहे हो, मैक है, उसमें आप रीस्टार्ट का कमांड दे दो। तो आप कमांड माउस से क्लिक कर दो, जैसे आप ये आ जाएगा, मेन्यू खुल जाएगा, इसमें ऑप्शन होगा रीस्टार्ट, इस पे क्लिक करो। जब आप इस पे क्लिक करोगे तब रीस्टार्ट होगा, उसे बोलते हैं वार्म बूट। दो तरह से रिस्टार्ट कर सकते हो, वार्म बूट और कोल्ड बूट। कोल्ड बूट मतलब कंप्यूटर का पावर ही ऑफ कर दो, अपने आप बंद हो जाएगा, फिर रिस्टार्ट कर लो। और वार्म बूट मतलब आप ऑपरेटिंग सिस्टम से कहो कि कंप्यूटर को रिस्टार्ट करे। और ऑपरेटिंग सिस्टम को कैसे कहोगे आप? उसको कमांड दोगे। तो जब कमांड दोगे तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कंप्यूटर को रिस्टार्ट या रिबूट करेगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कितने तरह के होते हैं हम ये देखते हैं। सबसे पहले होता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। आई रिपीट, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है ये बहुत फास्ट होता है और स्मॉल होता है। ये किसी भी डिवाइस के अंदर बिल्ड होता है, बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड करता है, बहुत जल्दी अपना काम करता है, और जो भी हम कमांड देते हैं, इसे इनपुट देते हैं, उस पर बहुत जल्दी काम करता है। जो भी कंप्यूटर को यूज कर रहा है, यूजर को जो भी कमांड देगा उस पर बहुत जल्दी रिस्पॉन्स आएगा इसका। और ये यूज होता है MP3 प्लेयर्स वगैरह में, मेडिकल डिवाइसेस के अंदर। इसको बोलते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। दूसरा होता है सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल टास्क का मतलब होता है वो एक बार में एक ही चीज करेगा। अगर मैं इस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर मान लो मैंने कोई वेबसाइट खोल रखी है, तो मैं वेबसाइट पे ही काम करूंगा, साथ साथ में गाने नहीं सुन सकता। यानी एक बार में एक ही टास्क करेगा, इसे बोलते हैं सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग। और सिंगल यूजर का मतलब क्या है? एक बार में एक ही व्यक्ति इसे यूज कर सकता है, वन यूजर वर्क्स ऑन द सिस्टम। तो सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग में क्या होता है? पहली बात, एक ही यूजर इसे काम करेगा और एक ही टास्क एक बार में हो सकता है। इसका एग्जांपल है MS DOS और पाम OS। पाम ऑपरेटिंग सिस्टम और MS DOS, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है। और ये उतना पावरफुल नहीं होता, इतना कुछ कर नहीं सकता, और सस्ता आता है, उतना महंगा नहीं है। तो इनएक्सपेंसिव कंप्यूटर पे काम करता है, जो छोटे लेवल के कंप्यूटर होते हैं उस पर काम करता है। MS DOS पे बेस्ड होता है ये। और जो ये स्पेस होती है इनमें काफी कम होती है डिस्क के ऊपर, तो ये काफी कम स्पेस घेरता है डिस्क के ऊपर। इसको बोलते हैं सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग OS। दूसरा होता है सिंगल यूजर लेकिन मल्टीटास्किंग OS। यानी इस पे एक बार में एक ही यूजर, एक ही व्यक्ति काम करेगा, लेकिन वो कई सारी चीजें एक साथ कर सकता है। तो ये सबसे कॉमन है ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है। इसके दो एग्जांपल है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम X और दूसरा विंडोज XP। और इसमें जो महंगे कंप्यूटर है वो इसे यूज करते हैं, और थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स होता है। इसमें आप बहुत सारी चीजें एक साथ कर सकते हैं, लेकिन एक ही यूजर काम करेगा। फिर होते हैं मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग। यानी बहुत सारे यूजर इसे यूज कर सकते हैं एक साथ, और मल्टीटास्किंग मतलब बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। लेकिन इसमें फर्क यह है कि जो हर यूजर है, मान लो इसे 100 लोग यूज कर रहे हैं एक साथ, तो हर एक का एकदम यूनिक सेशन होगा। यानी जो वो कंप्यूटर चला रहा है वो एकदम यूनिक सेशन है, वो किसी दूसरे के साथ ओवरलैप नहीं करेगा, किसी दूसरे के साथ मर्ज नहीं करेगा। उसकी जो भी यूज करेगा उसका अपना डेटा क्रिएट होगा, जो सेकेंडरी डेटा है वो अपना खुद का क्रिएट करेगा। तो हर एक का एक यूनिक सेशन होता है, और कई सारे यूजर कनेक्ट कर सकते हैं। इसका एग्जांपल है यूनिक्स, लिनक्स और VMS। तो इसमें मेंटेनेंस बहुत आसान होती है, लेकिन इसे एक पावरफुल कंप्यूटर यूज करने की इसमें जरूरत पड़ती है। तो ये कुछ एग्जांपल है मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग के। तो इस डिवाइस के ऊपर ये यूजर अपना काम कर रहा है, ये वाला अपना काम कर रहा है। अब अगर मान लो पहले वाले ने अपना अलग इंटरनेट चला रखा है और उसमें वो अपना अलग वेबसाइट खोल रहा है, तो वो उसका अपना पर्सनल डेटा है। वो ऐसा नहीं है कि ये दोनों सेम डेटा को शेयर कर रहे हैं। इसका सेशन अलग है, इसका सेशन अलग है। जो यूजर इंटरफेस होता है, मैंने आपको बताया था, जो यूजर इंटरफेस होता है वो क्या होता है? एक यूजर कंप्यूटर के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है, कंप्यूटर के हार्डवेयर के साथ, उसे बोलते हैं यूजर इंटरफेस। तो ये यूजर इंटरफेस दो तरह के होते हैं। सबसे कॉमन है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिसे बोलते हैं GUI। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस सबसे कॉमन है, ये यूज होता है विंडोज के अंदर, OS के X के अंदर, जीनोम के अंदर, KDE के अंदर। इसमें जो माउस है वो यूज होता है ऑब्जेक्ट्स को कंट्रोल करने के लिए। और जो डेस्कटॉप होता है वो इसमें प्रेजेंट होता है। डेस्कटॉप होता है जो इसमें जो स्क्रीन होती है उसके पीछे का जो हिस्सा होता है, जिसपे आप जो देखते हैं कंप्यूटर की जो स्क्रीन है जिसपे सॉफ्टवेयर वगैरह रखे हुए हैं, वो डेस्कटॉप होता है। और इसमें जो शॉर्टकट्स होते हैं वो प्रोग्राम्स को ओपन करते हैं या डॉक्यूमेंट्स को ओपन करते हैं। तो जो ये आइकॉन्स आप देख रहे हैं इतने सारे, ये आप इन पे डबल क्लिक करेंगे तो डॉक्यूमेंट खुल जाएगा। और जो ओपन डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनमें एडिशनल ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं। टास्क स्विच आप कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें अगर खुली हुई है तो आप एक चीज से दूसरी चीज खोल सकते हैं। कई सारी, मान लो 4 चीजें खुली हुई हैं, तो आप उनके बीच में टास्क को स्विच कर सकते हैं। और इनमें आप डायलॉग बॉक्सेस जो होते हैं वो अलाउ करते हैं डायरेक्टेड इनपुट। कोई भी आप इनपुट इसमें दे सकते हैं डायलॉग बॉक्सेस के थ्रू।
तो इसको बोलते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जैसे एक एग्जांपल है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का। मैंने ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोला हुआ है, इसमें मैं ये सब टाइप कर रहा हूँ और इसके अंदर मैं ये इनपुट दे रहा हूँ, और इसके अंदर ये देखिए माउस से मैं कंट्रोल कर रहा हूँ, माउस से कमांड जा रही है, माउस से नहीं जाएगी तो ट्रैक पैड से जाएगी। तो इसको बोलते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो इसके अंदर जैसे एक होता है कमांड लाइन इंटरफेस, दूसरे तरह का, पहले तरह का था जीयूआई, दूसरे तरह का है सीएलआई। सीएलआई मतलब कमांड लाइन इंटरफेस। ये पुराने तरह का इंटरफेस है, ये पुराने तरह के इंटरफेस है, और इसे यूज करते हैं डॉस, लिनक्स और यूनिक्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें जो यूजर है वो सारी जितनी भी कमांड्स हैं उसको याद रखनी पड़ती हैं, तो यूजर मस्ट रिमेंबर ऑल द कमांड्स। और ये जितने भी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है उसमें इंक्लूडेड होता है कमांड लाइन इंटरफेस भी, ये आपको याद रखना है। तो ये एक एग्जांपल है कमांड लाइन इंटरफेस का। आप ये डॉस खोलेंगे, डॉस के अंदर कमांड देंगे, आपने आई एम श्योर ये जो पुराने तरह के कंप्यूटर थे उसमें ये सब यूज किया होगा। इसको बोलते हैं एमएस डॉस। नेक्स्ट, तो पहले तरह के सॉफ्टवेयर कौन से थे? सिस्टम सॉफ्टवेयर। आई रिपीट, मैंने आपको तीन तरह के सॉफ्टवेयर बताए थे, एक थे सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक थे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और एक थे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में कवर कर चुका हूं। सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, और कितने तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, उनकी क्या क्या क्लासिफिकेशन होती है, वो सब मैं आपको बता चुका हूं। अब मैं आपको बताऊंगा दूसरे तरह के सॉफ्टवेयर, जिनको बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कुछ नहीं है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं कंप्यूटर के अंदर कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर जिसका एक खास काम है। कंप्यूटर ऐसा नहीं है इनके बिना नहीं चल सकता, कंप्यूटर इनके बिना बिल्कुल चल सकता है। जैसे मान लो मुझे कंप्यूटर में गाना सुनना है, तो मैंने वीएलसी प्लेयर डाउनलोड कर लिया, इसका एक खास काम है, स्काइप पे मुझे किसी से बात करनी है दूर दराज, तो मैं स्काइप डाउनलोड कर लूंगा। ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। बेसिकली कंप्यूटर में आप जो भी डालते हो सॉफ्टवेयर, विंडोज को छोड़ के, जो ऑपरेटिंग सिस्टम को छोड़ के, कंपाइलर और असेंबलर को छोड़ के, वो सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो जितने भी वर्ड प्रोसेसर है, स्प्रेडशीट है, एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, कुछ भी कंप्यूटर में, वो सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इनको चलाने के लिए ये जरूरी है कि कंप्यूटर के अंदर एक ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए, यानी कि एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होना चाहिए। सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो ये भी नहीं चलेंगे। तो फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, इन सब के काम बहुत सारे हैं, स्प्रेडशीट क्रिएट करनी है, डॉक्यूमेंट बनाने हैं, ऑफिशियल काम है, अलग अलग चीज है इनके अंदर। ये जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हो गया, डेटा एनालाइज के लिए यूज होता है। तीसरे तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, यानी कि मैंने अब सिस्टम सॉफ्टवेयर भी कवर कर लिए, मैंने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी कवर कर लिए, अब है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। देखिए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, थोड़ा सा समझना थोड़ा सा कठिन है, लेकिन कोशिश करिए समझने। यूटिलिटी क्या होता है? यूटिलिटी मतलब जो भी आपकी गुणवत्ता बढ़ाए। गुणवत्ता मतलब आपका जो भी कंप्यूटर को चलाने के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन कंप्यूटर में ये कोई खास काम करेंगे, कंप्यूटर में ये दूसरे जो प्रोग्राम है उनकी गुणवत्ता बढ़ाएंगे। कंप्यूटर सही तरीके से काम करता रहे उसके लिए जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल ध्यान से सुनिए, कंप्यूटर में मैंने विंडोज डाल दी, यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर डाल दिया। अब इसने मुझे यह अलाउ कर दिया कि मैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी डाल सकूं, यानी कि मैंने एमएस एक्सेल डाल दिया। लेकिन एमएस एक्सेल में अगर वायरस आ गया तो क्या चलेगा? नहीं, नहीं चलेगा। यानी एमएस एक्सेल ढंग से काम करे, यानी कंप्यूटर के जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो ढंग से काम करें, इसके लिए जरूरी है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वो प्रोग्राम होते हैं इनके अंदर जो डिजाइन इस तरह से होते हैं कि कंप्यूटर की मेंटेनेंस के लिए जरूरी होते हैं, यानी कंप्यूटर के अंदर बाकी चीजें ढंग से काम करें, इसके लिए होते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। जैसे एंटीवायरस आपने डाल दिया, अब एंटीवायरस का कोई खास काम नहीं है कंप्यूटर के अंदर, ऐसा नहीं है आप इसको डॉक्यूमेंट बनाने के लिए यूज कर रहे हो या कोई और काम के लिए, गाने सुनने के लिए यूज कर रहे हो, लेकिन आपका गाने की जो फाइल है उसमें अगर वायरस है तो क्या वो चलेगा? गाना नहीं चलेगा। यानी कि बाकी चीजें ढंग से काम करें उसके लिए होते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। जैसे डिस्क फ्रेगमेंटर है। डिस्क फ्रेगमेंटर क्या होता है? आपके कंप्यूटर की जो हार्ड डिस्क होती है उसको ये कई भागों में विभाजित कर देता है। या फायरवॉल है। फायरवॉल क्या करता है? फायरवॉल आपका जो नेटवर्क सिक्योरिटी है उसे प्रोवाइड करता है, आपके नेटवर्क पे जो ट्रैफिक आ रहा है और जा रहा है उसको कंट्रोल करता है फायरवॉल। तो ये सब है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अब बात करते हैं इनपुट आउटपुट की। मैंने आपको बताया था इनपुट आउटपुट, और बीच में मैंने सॉफ्टवेयर स्टार्ट कर दिए थे। इनपुट क्या होता है? कंप्यूटर के अंदर जो इंफॉर्मेशन जाती है वो इनपुट होती है, कंप्यूटर के अंदर से बाहर आती है वो आउटपुट होती है। तो जो इनपुट डिवाइसेज हैं वो इतने सारे तरह के होते हैं, सबको मैं डिटेल में वो करूंगा डिस्कस। पहले सुन लीजिए, सबसे पहले होता है कीबोर्ड। कीबोर्ड इनपुट क्यों है? कीबोर्ड पे जो भी मैं टाइप करूंगा वो कंप्यूटर के अंदर जाएगा।
कंप्यूटर कीबोर्ड को कोई संदेश नहीं दे सकता, कीबोर्ड कंप्यूटर को संदेश दे सकता है। फिर हो गए पॉइंटिंग डिवाइसेस, जैसे माउस है। क्या कंप्यूटर माउस को कोई संदेश दे सकता है? नहीं दे सकता, लेकिन माउस कंप्यूटर को चला सकता है, तो इनपुट हो गया। इसी तरह ट्रैक बॉल, ट्रैक पैड, ये सब हो गए, ये भी सब पॉइंटिंग डिवाइसेस है। फिर हैंड हेल्ड डिवाइस। पॉइंटिंग डिवाइस मतलब जैसे ये जो मैं यूज कर रहा हूँ लिखने के लिए, मान लो मैं ये लिख रहा हूँ गौरव, तो ये पॉइंटिंग डिवाइस है। मैं ये जो एरो यूज कर रहा हूँ ये पॉइंटिंग डिवाइस है। मैं इस वक्त ट्रैक पैड यूज कर रहा हूँ। दूसरा हो गया हैंड हेल्ड डिवाइस। हैंड हेल्ड डिवाइस मतलब जो कंप्यूटर में आप यूज करते हैं, जैसे पेन हो गया। ये जो मैं लिख रहा हूँ ये पेन से लिख रहा हूँ, डिजिटल पेन से लिख रहा हूँ। जॉयस्टिक हो गया जो गेम वगैरह खेलने के लिए यूज होता है। टच स्क्रीन हो गया। आप टच स्क्रीन अगर कंप्यूटर में नहीं है तो आप कैसे काम करेंगे? अब जो मैं ये बना रहा हूँ, ये ड्राइंग्स वगैरह, ये कैसे बना रहा हूँ? कंप्यूटर की स्क्रीन पे बना रहा हूँ, लेकिन क्या मैं स्क्रीन पे फिंगर टच कर रहा हूँ? नहीं, क्योंकि मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन जो है वो इनपुट डिवाइस नहीं है। तो मैं यूज कर रहा हूँ पेन, एक्सटर्नल पेन। मैं कंप्यूटर के अंदर एक यूएसबी पेन लगा रहा हूँ जिससे मैं ये लिख पा रहा हूँ। और ग्राफिक टैबलेट जो होते हैं ये सब क्या है? इनपुट डिवाइसेस। फिर होते हैं ऑप्टिकल डिवाइसेस। ऑप्टिकल डिवाइस के अंदर आ गया बार कोड रीडर, आ गया स्कैनर, आ गया MICR, OCR, OMR, स्मार्ट कार्ड रीडर, बायोमेट्रिक सेंसर, ये सब आ गए। फिर आ गए ऑप्टिकल डिवाइसेस के अंदर एक और, जैसे माइक्रोफोन आ गया, कंप्यूटर के अंदर कुछ बोलना है आपको। वेब कैम आ गया, कंप्यूटर के अंदर आपको वीडियो आपका लेके जाएगा। तो ये सब इनपुट डिवाइसेस हैं। तो एक एक करके देखते हैं इनपुट डिवाइस। सबसे पहले कीबोर्ड आ गया। तो कीबोर्ड सबसे कॉमन और सबसे ज्यादा सिंपल इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड का काम क्या है आप सब जानते हैं। कीबोर्ड जो है इसने जो ट्रेडिशनल टाइपराइटर था उसे रिप्लेस कर लिया था। और इसमें टाइपराइटर और कीबोर्ड में क्या फर्क है? टाइपराइटर से भी आप टाइप कर सकते हो, कीबोर्ड से भी टाइप कर सकते हो। फर्क यह है कीबोर्ड के अंदर फंक्शन ज्यादा होते हैं टाइपराइटर से। तो इसके अंदर आप कीबोर्ड से आप टाइप कर सकते हो, शॉर्टकट्स कर सकते हो, इवन आप इसमें रिस्टार्ट भी कर सकते हो। आप अगर अपने कंप्यूटर में दबाएंगे ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस डिलीट, ये क्वेश्चन कई बार आता है, तो इसको ध्यान से सुन लीजिए। ऑल्ट की दबाओ, कंट्रोल की दबाओ और डिलीट की दबाओ। तो ये क्या करेगी, आपके जितने भी प्रोग्राम्स हैं इससे आप उनको क्लोज कर सकते हो और रिस्टार्ट भी कर सकते हो। आई रिपीट, ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस डिलीट, तीनों की एक साथ दबाओगे तो कंप्यूटर रिस्टार्ट किया जा सकता है। यानी कि बहुत सारी चीजें की जा सकती हैं इसकी मदद से। कुछ लोग गेम्स खेलते हैं कीबोर्ड से। अब तो वैसे जॉयस्टिक और इसका माउस का जमाना है, लेकिन कीबोर्ड से भी गेम्स खेले जाते हैं। अब जो की है ये भी बहुत तरह की होती हैं। अल्फाबेट की होती हैं, डिजिटल की, स्पेशल की, फंक्शन की, एंटर, होम पेज अप, पेज डाउन, टैब, बैकस्पेस, शिफ्ट, कंट्रोल, ऑल्ट, विंडोज की, बहुत सारी कीज होती है कंप्यूटर के ऊपर। तो एक एक करके देखते हैं कीबोर्ड के ऊपर जो भी कीज होती है किस तरह की होती है। ऐसा होता है कीबोर्ड। तो ये शिफ्ट की जब आप दबाते हैं तो कैपिटल लेटर कर सकते हैं। अब आप ये क्यू टाइप करेंगे तो क्यू छोटा आएगा, लेकिन शिफ्ट दबा के करेंगे तो कैपिटल आ जाएगा। तो दो तरीके हैं, या तो कैप्स लॉक दबा दो, कैप्स लॉक दबाओगे तो भी कैपिटल लेटर यूज होंगे, बड़े लेटर यूज होंगे, छोटे यूज नहीं होंगे। या फिर शिफ्ट दबा के कोई भी चीज लिखो। तो शिफ्ट की का काम क्या है? शिफ्ट की का काम है लेटर्स को कैपिटलाइज करना। और शिफ्ट की जो है ये और भी कामों के लिए यूज होती है। कई कई जो फंक्शन है, शॉर्टकट वगैरह है, वो शिफ्ट की मदद से यूज होते हैं। कुछ स्पेशल कैरेक्टर है जो नंबर्स के ऊपर होते हैं, नंबर रो के अंदर, वो भी आप उसको यूज कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अब आपको मान लो टाइप करना है @, जी, जैसे आप जो ईमेल एड्रेस होता है उसमें @ होता है, gaurav@gmail.com। तो ये कैसे बनाओगे? कैसे बनाओगे? टू को दबाओ और शिफ्ट को दबाओ तो ये @ आ जाएगा। अब यानी कि जो नंबर्स के ऊपर स्पेशल कैरेक्टर है, ये है स्पेशल कैरेक्टर, स्पेशल सिंबल। परसेंटेज हो गया, अप का साइन हो गया, एंड हो गया, स्टार हो गया, ओपन ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट। अगर ये स्पेशल कैरेक्टर आपको चाहिए तो शिफ्ट शिफ्ट की दबाओ और साथ में ये नंबर दबाओ, आपको ये मिल जाएगा। तो शिफ्ट प्लस 2 दबाओगे तो ये आ जाएगा @। शिफ्ट प्लस 3 दबाओगे तो ये आ जाएगा हैश। शिफ्ट प्लस 4 दबाओगे तो डॉलर का साइन आ जाएगा। शिफ्ट प्लस 5 तो परसेंटेज आ जाएगा। इस तरह से शिफ्ट की का काम क्या है? एक तो कैपिटलाइज करना लेटर को, और दूसरा क्या करना? दूसरा नंबर्स के ऊपर जो स्पेशल कैरेक्टर है उन्हें इंसर्ट करना। अब ये शिफ्ट की किस तरह की है? ये एक टाइपराइटर की है। तो ये की बहुत तरह की है, मैंने कलर कोडिंग की हुई है यहाँ पे। जैसे जो हरे रंग वाली ये है, ये कर्सर की है। कर्सर मतलब ऊपर नीचे आगे पीछे, ये कर्सर की है। ये जो साइड में है ये है, इन्हें बोलते हैं न्यूमेरिक कीपैड। ये जो न्यूमेरिक कीपैड है, तो ये आप यहां से भी दबा सकते हो नंबर के लिए, यहां भी दबा सकते हो। आप इसको लॉक भी कर सकते हो, नम लॉक दबा के, वो नंबर काम नहीं करेंगे फिर। तो बहुत सारी की हैं, तो इसमें ये सारी जो की है ये है न्यूमेरिक कीपैड। फिर ये जो मजेंटा कलर है ये है एप्लीकेशन की।
फिर इसमें ये है एंटर की, दो एंटर की होती है, एक तो बड़े वाली एंटर की होती है और एक ये छोटे वाली साइड में होती है एंटर की, आप कोई भी दबा सकते हो। तो ये जो ऊपर है F1 से लेके F12, ये कलर है, ये है फंक्शन की, F1 से लेके F12, इनके अलग अलग काम होते हैं। जैसे अगर मान लो कोई एप्लीकेशन चल रही है और आपने दबा दिया Alt प्लस F4 तो वो बंद हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपके सामने ये जो खोल रखा है, ये पावर पॉइंट खोल रखा है, मैं पीछे से आवाज दे रहा हूं और पावर पॉइंट की स्लाइड बदल रहा हूं। अब ये मुझे क्लोज करना है तो मैं क्या करूंगा, या तो मैं एस्केप दबाऊंगा और फिर माउस से ले जाके कोने में यहाँ पे क्रॉस का आइकॉन होगा वो काट दूंगा, या Alt प्लस F4 दबाऊंगा। तो Alt प्लस F4 का यूज कब होता है, याद रखिए, Alt प्लस F4 का यूज होता है अगर आपको कोई भी ओपन एप्लीकेशन को क्लोज करना हो। मान लो मैं गाने सुन रहा हूं, मैंने आईट्यून्स खोला हुआ है, आईट्यून्स मैंने खोला हुआ है और आईट्यून्स मुझे बंद करना है, तो मैं क्या करूंगा, Alt प्लस F4 दबा दूंगा तो आईट्यून बंद हो जाएगा। जो भी ओपन एप्लीकेशन है उन्हें क्लोज करने के लिए हम यूज करते हैं Alt प्लस F4। सो कुछ और इसके यूज हैं। अब एंटर की देखते हैं। एंटर की मैंने आपको बताया, एक तो ये है एंटर की और एक साइड में छोटी सी होती है एंटर की, दो एंटर की होती है कीबोर्ड के ऊपर। एंटर की क्या करती है, कोई भी आपको कमांड देनी है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए यूज होती है एंटर की। या आपको कोई सॉफ्टवेयर खोलना है, मान लो आपको वेब ब्राउजर खोलना है, तो आप उसके ऊपर चले जाओ और एंटर दबा दो, ये खुल जाएगा। या फिर अगर आप टाइप कर रहे हो तो टाइप में अगली लाइन में जाना है तो आप यूज करेंगे एंटर की, अगली लाइन में आप पहुंच जाएंगे। तो ये काम है एंटर की का। तो ये है एंटर की, ये एक अलग खास तरह की है। अब देखते हैं ये न्यूमेरिक कीपैड क्या है। न्यूमेरिक कीपैड ये होता है, ये न्यूमेरिक कीपैड है साइड में। एंटर की को छोड़ दो, ये जो भी ये कलर है इसके अंदर ये है न्यूमेरिक कीपैड। ये इसमें नंबर्स भी हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इसमें कुछ और कंट्रोल भी हैं जैसे होम, नम लॉक। नम लॉक अगर आप दबाओगे तो फिर नंबर आप नहीं दबा पाओगे। ये तीन तरह की आप देख रहे हैं, नम लॉक, कैप्स लॉक और स्क्रॉल लॉक। इनको क्या बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं ये मैं आपको बाद में बताऊंगा इनको क्या बोलते हैं, इनके लिए एक स्पेशल वर्ड है मेरे पास। तो ये आप फॉर एग्जांपल आप अगर कैप्स लॉक दबाओगे, कैप्स लॉक ये वो की हैं जिन्हें आप कीबोर्ड से ही इनके फंक्शन को कम या शुरू कर सकते हो। जैसे आपने अगर कैप्स लॉक दबा दिया की, तो फिर कैप्स लॉक ऑन हो गया, और कैप्स लॉक ऑफ करना है तो इसको दोबारा दबा दो तो ऑफ हो गया। इसी तरह स्क्रॉल लॉक ऑन करना है तो इस की को दबा दो, और ऑफ करना है तो भी यहां से दबा सकते हैं। इसी तरह नम लॉक। तो ये सारे के सारे की जिन्हें कीबोर्ड से ही ऑन या ऑफ किया जा सकता है, इनके लिए एक स्पेशल वर्ड है जो मैं आपको बाद में बताऊंगा। सो जैसा मैंने आपको बताया, कंप्यूटर और टाइपराइटर के बीच में क्या फर्क है। टाइपराइटर और कंप्यूटर में यह फर्क है, कीबोर्ड के अंदर, जो कीबोर्ड के और टाइपराइटर के अंदर दोनों से टाइप कर सकते हो, लेकिन कीबोर्ड में फंक्शंस बहुत ज्यादा है। सो बैक स्पेस की कौन सी होती है, बैक स्पेस की आप जानते ही हैं, और डिलीट की, डिलीट से आप डिलीट कर सकते हो, बैक स्पेस की से आप उसमें डिलीट की फर्क ये है, बैक स्पेस की मान लो आपने लिखा गौरव कहीं टाइप किया, बैक स्पेस दबाया तो ये ऑटोमेटिकली इसको डिलीट करेगा। डिलीट से आपको पहले वो पार्ट सिलेक्ट करना पड़ेगा, और डिलीट की से आप कोई फाइल भी डिलीट कर सकते हो विंडोज के अंदर। जैसे अगर कोई फाइल आपको डिलीट करनी है तो आप उसको सिलेक्ट करो और डिलीट बटन दबा दो और रिसाइकल बिन के अंदर वो चली जाएगी। तो ये फंक्शन है डिलीट के। फिर होती है मॉडिफायर की। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है, मॉडिफायर की क्या होती है। जैसे ऑल्ट की, कंट्रोल की और शिफ्ट की, इनको बोलते हैं मॉडिफायर की। मॉडिफायर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये दूसरी कीज के साथ हम यूज करते हैं इनका काम करने के लिए। जैसे मैंने आपको बताया, अगर मुझे कुछ क्लोज करना हो कंप्यूटर में तो मैं क्या यूज करूंगा, ऑल्ट प्लस F4। यानी ऑल्ट का इस्तेमाल मैंने किसके साथ किया, F4 के साथ तब काम की, अकेले में काम नहीं की। इसी तरह कंट्रोल की जो की है ये खुद भी काम कर सकती है, लेकिन ज्यादातर ये दूसरी कीज के साथ काम करती है, कुछ स्पेसिफिक कंप्यूटर के काम करने के लिए या शॉर्टकट्स के लिए। जैसे अगर मुझे फाइल बंद करनी है तो मैं फाइल को एक्सकेप करूंगा फिर क्लोज करूंगा, उसकी बजाय मेरे पास शॉर्टकट है ऑल्ट प्लस F4, दोनों की को एक साथ दबा दूंगा। तो ये हो गया मॉडिफायर की। ऑल्ट, कंट्रोल और शिफ्ट, इनको कहा जाता है मॉडिफायर की, क्योंकि ये दूसरी कीज के साथ हम यूज करते हैं। और मैंने आपको बताया था रीस्टार्ट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस डिलीट। ये आपको बिल्कुल नहीं भूलना है, ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस डिलीट। तो ये ऊपर हो गई फंक्शन की। फंक्शन की कहां होती है, ये F1 से लेके F12, ये सारी है फंक्शन की। F1 F2 F3 F4 ये अलग अलग काम होते हैं सबके। जैसे मैंने अभी आपको बताया था ऑल्ट प्लस F4, इसी तरह इन सब कीज के अपने अपने काम होते हैं। F1 का क्या काम है, F1 ओपन करती है हेल्प मेन्यू को फॉर द एक्टिव ओपन प्रोग्राम। कोई भी एक्टिव प्रोग्राम आपका ओपन है तो उसमें हेल्प मेन्यू होगा, वो ओपन करेगी F1 की। अब एरो की क्या होती है, एरो की ये कर्सर की, ऊपर नीचे आगे पीछे, ये ऊपर के लिए, नीचे के लिए, आगे के लिए, पीछे के लिए।
तो ये उस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट को ले जाएगी जहां पे आप कर्सर दबाएंगे, तो ये कर्सर को उस डायरेक्शन में मूव करेंगी। मान लो आप कोई लाइन लिख रहे हो, उस लाइन में आपको आगे पीछे इस तरफ जाना है तो आप ये वाली की यूज करो, नीचे जाना है, 2 सेंटेंस लिखे नीचे जाना है तो ये वाली की यूज करो। इनको बोलते हैं कर्सर की, एरो कीज, ये कर्सर को मूव करती हैं। फिर है होम और एंड की, होम और एंड की, ये दो अगेन ये इंपॉर्टेंट की है, होम एंड एंड की। फिर है पेज अप और पेज डाउन, तो जो होम की है वो आपको शुरू में ले जाती है, एंड वाली एंड में ले जाती है। पेज अप और पेज डाउन क्या करती है, पेज अप और पेज डाउन आपको नेक्स्ट पेज उस पे ले जाती है और ऑटोमेटिकली जंप्स टू द नेक्स्ट पेज अप और डाउन इन अ डॉक्यूमेंट और वेब पेज। अगर आप किसी डॉक्यूमेंट में या वेब पेज पे हैं, अगर आप पेज अप करेंगे पेज डाउन करेंगे तो वो आपको नेक्स्ट पेज पे ले जाएगी या पिछले पेज पे ले जाएगी, डिपेंडिंग ऑन कि आप पेज अप करते हैं कि पेज डाउन करते हैं। सो नेक्स्ट पेज अप और डाउन इन अ डॉक्यूमेंट और वेब पेज, वेब पेज के अंदर भी ये दोनों चीज काम करती हैं, पेज अप और पेज डाउन। मैंने आपको बताया था कुछ ऐसी की होती हैं जिन्हें आप कीबोर्ड से स्विच ऑन और स्विच ऑफ कर सकते हो। जैसे मान लो अगर आपको कैपिटल लेटर में लिखना है, मान लो आपको नाम लिखना है GAURAV, बड़ा बड़ा, आपको छोटा नहीं लिखना है, ऐसे बड़ा लिखना है, कैपिटल लेटर में लिखना है, तो आप क्या करोगे, या तो शिफ्ट दबा के गौरव टाइप करो, शिफ्ट बड़ा कर देती है, या फिर आप कैप्स लॉक को दबा दो। कैप्स लॉक को जब आप दबाओगे तो एक बत्ती जल जाएगी यहाँ पे, इससे आपको पता चल जाएगा हाँ भाई कैप्स लॉक ऑन है, और कैप्स लॉक को दबाओगे तो ऑफ हो जाएगा। यानी वो की जिनका फंक्शन आप कीबोर्ड के थ्रू बंद या शुरू कर सकते हो उन्हें बोलते हैं टॉगल की। तो 3 की होती है, मैंने आपको बताया था, कैप्स लॉक, नम लॉक और स्क्रॉल लॉक। नम लॉक क्या है, नम लॉक दबा दो, उसके बाद आप 1 2 3 4 5 6 ये सब टाइप ये सब दबाओगे तो काम नहीं करेगा, यानी नंबर्स को लॉक कर दिया आपने। तो नंबर, नम लॉक, कैप्स लॉक और स्क्रॉल लॉक ये होती है टॉगल की। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है टॉगल की क्या होती है। टॉगल की होती हैं जिनको आप कीबोर्ड की मदद से स्विच ऑन या स्विच ऑफ कर सकते हो, उनको बोलते हैं टॉगल की, जैसे कैप्स लॉक, नम लॉक और स्क्रॉल लॉक। फिर होती है स्टिकी की। स्टिकी मतलब क्या, स्टिकी मतलब होता है चिपचिपा। स्टिकी की को स्टिकी की क्यों बोलते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है और ध्यान से सुनिए स्टिकी की क्या होती है। मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी उंगलियां काम नहीं करती, उसे कोई रोग है या लकवा मार गया है, पैरालिसिस है, या कोई ऐसा कोई व्यक्ति है जिसके कई ऐसे रोग होते हैं जिनमें आदमी की उंगलियां वगैरह उतनी अच्छी काम नहीं करती, उतना अच्छा कोऑर्डिनेट नहीं करती। अब आपको मान लीजिए कोई कमांड देना है, मान लीजिए आपको देना है Alt+F4, ये आपको एक साथ दबाना पड़ेगा। लेकिन जिस आदमी की उंगलियां उतना अच्छा काम नहीं करती, जिसको कोई डिजीज है या कोई अपंग है कोई, वो ऑल्ट और F4 अपनी उंगलियों से एक साथ नहीं दबा पाएगा। तो वो क्या करेगा, वो स्टिकी कीज को ऑन कर देगा। स्टिकी की ऑन करने का मतलब ये है कि आपने पहले दबाया ऑल्ट, उसके बाद आप F4 दबा सकते हैं, एक साथ दबाने की जरूरत नहीं है। ऑल्ट काम करता रहेगा कुछ समय तक, जब तक आप F4 नहीं दबाते, एक बार में एक ही उंगली का उपयोग आप कर सकते हैं। यानी कि स्टिकी कीज हमारी क्या हेल्प करती हैं, 2 या 3 की एक साथ दबाने की बजाय वो उनको सीरियल बना देती हैं, 1 2 3 कर देती हैं, कि आप पहले एक दबाओ, फिर दूसरी वाली दबाओ, फिर तीसरी वाली दबाओ। तो जब आप 1 2 3 एक के बाद एक भी दबाएंगे तो भी वो एक साथ काम करेंगी। जैसे मान लीजिए आपको कंप्यूटर शट डाउन करना है, रीस्टार्ट करना है, रीस्टार्ट करने के लिए आप क्या दबाओगे, ऑल्ट दबाओगे, फिर कंट्रोल दबाओगे और डिलीट दबाओगे, एक साथ दबाना पड़ेगा आपको। लेकिन अगर आपने स्टिकी की ऑन कर रखी है तो आप तीनों की तो एक साथ दबा नहीं सकते, आपकी उंगलियां काम नहीं करती, तो आप क्या करेंगे, पहले ऑल्ट दबाएंगे, फिर कंट्रोल दबाएंगे, फिर डिलीट दबाएंगे, 1 2 3। जैसे ही आप डिलीट दबाएंगे वो ऑटोमेटिक ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस डिलीट हो जाएगा। इसको बोलते हैं स्टिकी की। स्टिकी मतलब चिपचिपा, चिपक गई। पहले आपने ऑल्ट दबाया तो ऑल्ट चिपक गई अपनी जगह पे, अब वो काम कर रही है बैकग्राउंड में। फिर कंट्रोल दबाया तो ऑल्ट और कंट्रोल एक साथ चिपक गई और फिर डिलीट। दूसरी है फिल्टर की। ध्यान से सुनिए फिल्टर की क्या होती है। देखिए फिल्टर की होती है, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसकी उंगलियां ढंग से काम नहीं करती, तो वो जब टाइपिंग करेगा, जब वो, ध्यान से सुनिए, जब वो टाइपिंग करेगा तो वो कई सारे शब्द ऐसे होंगे जो उससे दब जाएंगे, वो दबाना नहीं चाहता होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, अगर आप अपना कीबोर्ड देखें तो सबसे ऊपर क्या लिखा है, QWERT लिखा है लेफ्ट साइड में।
QWERTYUYOP, ठीक है। अब मेरे हाथ ढंग से काम नहीं करते, मेरे हाथ कांप रहे हैं, मेरे हाथ में ट्रेमर नाम का रोग है। ट्रेमर मतलब हाथों में कंपन। अब मैं दबा रहा हूं डब्लू, मैं दबाना, मान लो मैं लिखना चाहता हूं विंड, ये शब्द लिखना चाहता हूं विंड, तो मैं क्या दबाऊंगा, मैं डब्लू दबाऊंगा। अब जब मैं डब्लू दबाऊंगा तो ऐसा हो सकता है कि क्यू अपने आप दब जाए, क्योंकि मेरे हाथ कांप रहे हैं, तो आसपास की कीज अपने आप थोड़ी सी दब जाती हैं। तो फिल्टर की मुझे क्या अलाउ करेगी, फिल्टर की मुझे ये अलाउ करेगी कि अगर मैं किसी की को थोड़ा सा दबाता हूं तो वो काम नहीं करेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे डब्लू टाइप करना है तो मैं अगर डब्लू को प्रेस करूंगा तो डब्लू नहीं आएगा। डब्लू को मुझे कम से कम 1 सेकंड तक पूरा प्रेस करना पड़ेगा, तब डब्लू आएगा। यानी कि जो अगर हाथों में कंपन वाला कोई रोगी है तो वो फिल्टर कीज यूज कर सकता है। फिल्टर की में अगर वो डब्लू टाइप कर रहा है तो वो डब्लू पे अपनी उंगली रखेगा और डब्लू को काफी देर तक दबाएगा, तब जाके डब्लू रजिस्टर होगा। मान लो उसने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोल रखा है तो डब्लू 1 सेकंड तक दबाएगा, तब डब्लू टाइप होगा। हल्का सा डब्लू तुरंत की दबाएगा तो डब्लू टाइप नहीं होगा। इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा ये होगा कि एक की दबाते वक्त जो साइड वाली ऑटोमेटिक थोड़ी सी दब जाती है वो स्क्रीन पे नहीं आएंगी, इस वजह से टाइपिंग आसान हो जाएगी। वरना क्या होगा, वरना अगर वो डब्लू दबा रहा है तो ऑटोमेटिकली QWE या WE या कुछ ऐसे दब जाएगा, तो वो की भी अपने आप रजिस्टर हो जाएगी, तो टाइपिंग बहुत मुश्किल हो जाएगी। ये काम होता है फिल्टर की का। फिल्टर की का काम क्या होता है कि थोड़ा सा दबाने पे की काम नहीं करेगी, की इनएक्टिव हो जाएगी, उसे बोलते हैं फिल्टर कीज। अब देखते हैं पॉइंटिंग डिवाइसेस क्या होते हैं। तो मैंने आपको जो इनपुट डिवाइसेस बता रहा था, इनपुट डिवाइसेस में सबसे पहला था कीबोर्ड। कीबोर्ड मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। अब बात करते हैं पॉइंटिंग डिवाइस। पॉइंटिंग डिवाइस मतलब जैसे माउस होता है, ट्रैक पैड होता है, जिसका काम है पॉइंट करना कि हम भाई स्क्रीन पे कहां जा रहे हैं, डिस्प्ले स्क्रीन पे कहां जा रहे हैं। और आप जानते हैं जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है जो हम यूज करते हैं, उसके अंदर पॉइंटर सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसमें सारा काम हम पॉइंटर से ही करते हैं। अब ये बात अलग है कि आप कीबोर्ड यूज करना चाहे, माउस यूज ना करना चाहे, आप ट्रैक पैड यूज करना चाहे, तो वो आपकी मर्जी है। तो पॉइंटिंग डिवाइस क्या होते हैं, पॉइंटिंग डिवाइस एक पॉइंट होता है, जैसे माउस है, जो एक आइटम को सिलेक्ट करते हैं स्क्रीन के ऊपर। आप कोई सॉफ्टवेयर खोलना है तो आप उस पर क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे। रिसाइकल बिन खोलना है आपको तो उस पर पॉइंटर ले जाओ और उस पर डबल क्लिक कर दो, तो ये सारे काम करता है। यानी कमांड देने में भी हेल्प करता है, कमांड मेन्यू में ग्राफ बनाने में हेल्प करता है। अगर कोई पेंट वगैरह है तो आप उसमें पॉइंटर से ड्राइंग बना सकते हैं। तो ये सब काम है पॉइंटिंग डिवाइसेस के। तो सबसे पहले माउस। माउस का आविष्कार किसने किया, माउस का आविष्कार किया डगलस एंगलबर्ट ने। आई रिपीट, डगलस एंगलबर्ट ने 1963 के अंदर। माउस का काम क्या है, माउस का काम वही है, कर्सर को मूव करना, ये सब आप जानते हैं, ये सब बताने की जरूरत नहीं है। तो माउस के काम क्या क्या होते हैं, माउस क्लिक करता है, डबल क्लिक भी कर सकता है, ये आप अपनी सेटिंग कर सकते हो। आपने अगर मान लो कोई सॉफ्टवेयर खोलना है तो विंडोज में ये सेटिंग अवेलेबल है कि आप उसको सिंगल क्लिक पे भी खोल सकते हो, डबल क्लिक पे भी खोल सकते हो, जिसमें आप कंफर्टेबल हो वो कर सकते हो। राइट क्लिक में कई सारे ऑप्शंस होते हैं, कई सारी कमांड होती है, जैसे रिफ्रेश होती है, कट, कॉपी, पेस्ट, ये सब राइट क्लिक पे आते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप होता है, माउस पे कोई चीज पकड़ के आप ड्रैग कर सकते हो। कोई आपको मान लो पेन ड्राइव है, पेन ड्राइव में कोई चीज कॉपी करनी है तो एक तो या तो आप कॉपी करके पेस्ट कमांड दे सकते हो, या उस चीज को उठा के सीधा पेन ड्राइव के अंदर आप पटक दो, तो वो ड्रैग एंड ड्रॉप होता है। स्क्रॉल भी आप कर सकते हो, कोई विंडो है, आपको बहुत लंबा डॉक्यूमेंट है, नीचे जाना है तो साइड में पकड़ के बार को ड्रैग नीचे कर दो तो पेज अपने आप नीचे चला जाएगा। फिर होती है ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल भी आसान है। ट्रैक बॉल के अंदर एक बॉल होती है, प्रॉपर बॉल जो रोटेट करती है किसी भी डायरेक्शन के अंदर। तो ये मोस्टली हम नोटपैड या नोटबुक या लैपटॉप के अंदर यूज करते हैं, माउस के अंदर की बजाय। और जो यूजर है वो बॉल को स्पिन करता है अलग अलग डायरेक्शन में, जिससे कर्सर मूव होता है स्क्रीन के ऊपर। तो ये है ट्रैक बॉल। ये बॉल देख रहे हैं आप, ये बॉल को आप घुमाएंगे उसी हिसाब से वो जो ये कर्सर है जो मैं मूव कर रहा हूँ, ये देखिए मूव कर रहा हूँ, ये मैं ये इधर उधर मूव कर सकता हूँ, तो ये मैं इसकी मदद से भी कर सकता हूँ। फिर टच पैड होता है, आजकल तो हर कंप्यूटर में टच पैड होता है, इसलिए माउस की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये टच पैड होता है, इससे आप इस पे उंगलियां रख के उसी हिसाब से इसको नचा सकते हैं कर्सर को अपने हिसाब से। फिर होते हैं हैंड हेल्ड डिवाइस। हैंड हेल्ड डिवाइस मतलब ये कंप्यूटिंग डिवाइस होते हैं जो आप इनपुट के लिए यूज करते हैं डिस्प्ले स्क्रीन पे। सबसे पहले जॉयस्टिक गेम खेलने के काम आता है। अगर आप गेम के शौकीन है तो आपने जॉयस्टिक जरूर यूज किया होगा। बहुत सारे गेम है, गाड़ियों की रेस वगैरह में बहुत अच्छा रहता है ये। इसमें माउस और कीबोर्ड से खेलने में उतना मजा नहीं आता जितना जॉयस्टिक से आता है। ये भी इनपुट डिवाइस है। फिर लाइट पेन होता है, अगेन गेम वगैरह खेलने के लिए। और जो इसमें एक फोटो सेल होता है और एक ऑप्टिकल सिस्टम होता है जो एक छोटी सी ट्यूब के अंदर प्लेस होता है, इससे आप इनपुट की तरह इसका काम ले सकते हैं। फिर टच स्क्रीन होती है, अगर टच स्क्रीन है तो उंगलियों से ही काम चल जाएगा, आपको किसी स्टाइलस की जरूरत ही नहीं है। तो
उंगलियों से ही आप काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले टच स्क्रीन जो थी वो बनाई थी ई ए जॉनसन ने 1965 के अंदर। टच स्क्रीन क्या है? टच स्क्रीन एक डिस्प्ले स्क्रीन होती है जिसके अंदर सेंसिटिव ट्रांसपेरेंट पैनल होता है जो स्क्रीन को कवर करता है, जिससे आप कमांड दे सकते हैं स्क्रीन के थ्रू ही। ज्यादातर जो कंप्यूटर होते हैं उनमें टच स्क्रीन नहीं होती, लेकिन जो टैबलेट वगैरह होते हैं उनके अंदर होती है। फिर होता है ग्राफिक टैबलेट। तो मैं जो ये बनाता हूँ सारी, ये जो मैं यूज कर रहा हूँ इस वक्त, मैं ग्राफिक टैबलेट यूज कर रहा हूँ, या इसको डिजिटाइजर भी कहते हैं। अब जब स्क्रीन है, स्क्रीन पे आपको कुछ लिखना है तो क्या करोगे आप? कैसे लिखोगे? आप स्क्रीन पे कोई पेन तो चला नहीं सकते क्योंकि स्क्रीन इनपुट डिवाइस नहीं है, तो आप स्टाइलस यूज नहीं कर सकते। तो आप क्या करोगे? हाँ, टैबलेट के अंदर आपको लिखना है तो आप स्टाइलस यूज कर सकते हो। फोन के अंदर लिखना है टच स्क्रीन में तो स्टाइलस यूज कर सकते हो। जैसे एक फोन आता है सैमसंग गैलेक्सी नोट, उसके अंदर साथ में एक पेन होता है, तो वो पेन स्टाइलस बोलते हैं उसे, क्योंकि वो स्क्रीन इनपुट डिवाइस है, टच स्क्रीन है तो स्टाइलस काम करता है। लेकिन लैपटॉप की स्क्रीन थोड़ी ना इनपुट डिवाइस होती है, तो आप क्या करोगे? ग्राफिक टैबलेट लगाओगे साथ में। तो मैं भी ग्राफिक टैबलेट यूज करता हूँ ये लिखने के लिए। जैसे मैं ये रिकॉग्निशन को गोल घुमा रहा हूं, तो मैं ये पेन से कर रहा हूं, लेकिन वो पेन में डायरेक्ट स्क्रीन पे नहीं चला सकता, मैं इसके ऊपर चलाता हूं। क्यों? क्योंकि ये स्क्रीन को इनपुट डिवाइस बना देता है। ये है ग्राफिक टैबलेट। तो ये ग्राफिक टैबलेट जो है सबसे पहले बनाया था स्टाइलेटर ने 1957 में। ये क्या करता है? एनालॉग इंफॉर्मेशन को डिजिटल में कन्वर्ट कर देता है। फिर है ऑप्टिकल डिवाइसेस। सबसे पहला ऑप्टिकल डिवाइस इंट्रोड्यूस हुआ था 1982 में। ऑप्टिकल डिवाइस क्या करती हैं? लाइट को यूज करते हैं इनपुट के लिए, लाइट। और फिर ये अलग अलग तरह के जो कोड है उनको रिकॉग्नाइज करते हैं, मार्क्स को, कैरेक्टर्स को, इमेजेस को रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करते हैं। जैसे सबसे पहले होता है बार कोड रीडर। आपने अगर कुछ खरीदा हो तो बिग बाजार वगैरह में आप जाइए, बिग बाजार में वो आपने जो भी सामान खरीदा उस पर ये कोड रीड करेगा, इससे फिर कंप्यूटर पे सीधा चला जाएगा, यानी ये बार कोड रीडर है। तो बर्नार्ड सिल्वर ने डेवलप किया था बार कोड 1948 में। तो इसमें बार कोड डेटा होता है, ये सीधा आप इसमें ये रीड करेगा, सीधा कंप्यूटर पे पहुंच जाएगा। फिर होता है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, जिसे बोलते हैं ओएमआर। आपने ओएमआर शीट सुनी होगी। आप ये चार गोले भरते हैं, चार गोले में से आपने आंसर सी है तो ये सी वाला गोला भर दिया, इसको कंप्यूटर रीड कैसे करेगा? ओएमआर, इसको बोलते हैं ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। तो ये काफी पुराना है, काफी पहले से यूज कर रहे हैं, आजकल इसे आंसर शीट मार्क में यूज करते हैं। जितने भी आजकल एग्जाम है ज्यादातर जो अगर ऑनलाइन नहीं है तो वो उसमें ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन यूज किया जाता है। इसके अंदर ये यूज होता है पेपर के अंदर। ओएमआर इसे हजारों शीट कुछ घंटे में चेक हो सकती है। फिर होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, जिसे बोलते हैं ओसीआर। ओसीआर को 1914 में इमैनुअल गोल्डबर्ग ने डेवलप किया था। एक मशीन डेवलप की थी जो कैरेक्टर को रीड कर सकती है और उन्हें स्टैंडर्ड टेलीग्राफ कोड में कन्वर्ट कर सकती है। इससे आप पैसेंजर टिकट और ये सब जो भी होता है, ये आप एयरलाइंस वगैरह में आप उनको दिखाते हैं तो वो रीड कर सकते हैं। आपने देखा होगा ये, अगर आप एयरलाइन की टिकट है तो वो घुसने से पहले आपकी जो एयरलाइन की टिकट है वो लेता है और उसको एक मशीन के आगे रखता है, वो ऑटोमेटिक रीड कर लेता है इसे। वो है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। फिर होता है एमआईसीआर। एमआईसीआर कहाँ यूज करते हैं? बैंक्स में यूज करते हैं, चेक्स वगैरह में यूज करते हैं। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, आई रिपीट, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। एक एमआईसीआर कोड भी होता है चेक्स के ऊपर। दो तरह के कोड होते हैं, एक होता है आईएफएससी कोड जो एनईएफटी और आरटीजीएस में यूज करते हैं, और दूसरा एमआईसीआर। तो एमआईसीआर में ये हम यूज करते हैं और बहुत ज्यादा यूज करते हैं बैंक्स में, चेक वगैरह के अंदर यूज करते हैं। फिर स्कैनर होता है। अगर आपको फोटो वोटो निकालनी है तो स्कैनर हो गया। स्कैनर के अंदर आप क्या करोगे? जो भी डालोगे उसकी फोटो बन जाएगी। तो 1957 में रसल किर्श और उसकी टीम ने ये बनाया था स्कैनर। सबसे पहला जो इमेज स्कैनर था वो इन्होंने बनाया था, ये ड्रम स्कैनर था। तो स्कैनर का काम क्या होता है? इमेजेस बनाना फोटोग्राफिक प्रिंट से। तो इसमें आप नॉर्मल फोटो डाल दो, जो रील से आप खींचते थे नेगेटिव से पॉजिटिव डेवलप करके उसको ये डिजिटल इमेज में कन्वर्ट कर देगा। तो कई तरह के स्कैनर होते हैं, इतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे। फ्लैट बेड स्कैनर, हैंड हेल्ड स्कैनर, फिल्म स्कैनर, ड्रम। अब स्मार्ट कार्ड रीडर। स्मार्ट कार्ड रीडर क्या होता है? तो 1968 और 69 में हेलमट ग्रोटरक और जर्जन डेथलॉफ ने बनाया था ये सबसे पहले, और इसके लिए पेटेंट इन्हें मिला हुआ है। ये लार्ज ऑर्गेनाइजेशन यूज करते हैं सिक्योरिटी और आइडेंटिफिकेशन पर्पज के लिए। कोई कार्ड है, अगर आपको देखना है कि आइडेंटिटी कार्ड सही है और आपको ये कार्ड अपना घुसा वो रीड कर लेगा स्मार्ट कार्ड रीडर। बायोमेट्रिक मशीन होती है, आपकी उंगली में फिंगरप्रिंट वगैरह पहचान लेती है। बहुत ज्यादा आजकल यूज करने लगे हैं बायोमेट्रिक सेंसर। इवन आजकल बैंक्स वगैरह में यूज करते हैं अटेंडेंस लेने के लिए। इसमें टाइम सेट कर देते हैं भाई, 9 से 9:05 तक के बीच में आपको उंगली अपनी बढ़ानी है तो आपकी अटेंडेंस ऑटोमेटिक लग जाएगी। आपकी जगह कोई और नहीं लगा सकता क्योंकि आपका फिंगरप्रिंट रीड करता है। ये होता है बायोमेट्रिक मशीन, बायोमेट्रिक सेंसर। फिर ऑडियो विजुअल डिवाइस होते हैं जो आपको सॉन्ग रिकॉर्ड करने में और
पिक्चर वगैरह बनाने में यूज करते हैं। माइक्रोफोन होता है, माइक्रोफोन 1665 में रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया था। और जो कार्बन माइक्रोफोन है वो इन्वेंट किया था डेविड एडवर्ड ह्यूज ने। बोलने के लिए कुछ रिकॉर्ड करना है तो माइक्रोफोन यूज कर सकते हो। वेब कैमरा, अगर फोटो वगैरह आपको कंप्यूटर में वीडियो वगैरह बनाना है या वीडियो ट्रांसफर करना है, 1991 में सबसे पहले डेवलप हुआ था ये। और यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज के अंदर ये डिस्कवर किया गया था सबसे पहले। जो कैमरा है ये फाइनली जो स्विच्ड ऑफ ऑन अगस्त 22 2001। सो ये है वेब कैमरा। अब देखते हैं आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं। अभी तक जो भी कहानी चल रही थी वो सब थी इनपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस मतलब कंप्यूटर इन्हें संदेश देगा। अब तक हम क्या कर रहे थे, हम कंप्यूटर को संदेश दे रहे थे, अब कंप्यूटर इन्हें संदेश देगा। फॉर एग्जांपल कंप्यूटर प्रिंटर को बोलेगा भाई प्रिंट करो, तो प्रिंटर अपना काम शुरू कर देगा, कंप्यूटर प्रिंट करना स्टार्ट कर देगा। तो ये सब कंप्यूटर कहेगा कि प्रोजेक्ट करो कुछ प्रोजेक्टर पे, तो वो प्रोजेक्टर क्या है, आउटपुट डिवाइस है। आप प्रोजेक्टर यूज करते हैं कंप्यूटर के साथ, तो उसमें आप कंप्यूटर पे जो भी कुछ है वो बड़ी कर देते हैं स्क्रीन पे, यानी वो आउटपुट है, कंप्यूटर संदेश दे रहा है बड़ा करने के लिए, वो एक आउटपुट डिवाइस है। इसी तरह स्पीकर, अगर आप कंप्यूटर में कुछ रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आप इनपुट दे रहे हैं, कंप्यूटर में अगर गाना सुन रहे हैं तो कंप्यूटर आपको सुना रहा है, यानी स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस हो गया। तो इसमें दो तरह के डिवाइस होते हैं, सॉफ्ट कॉपी जैसे मॉनिटर, प्रोजेक्टर और स्पीकर, और हार्ड कॉपी जैसे प्रिंटर और प्लॉटर। तो मॉनिटर हो गया, मॉनिटर क्या होता है, ये कंप्यूटर का ये मॉनिटर है। इसमें अगर आप सीपीयू और वो सब मिला दो तो वो कंप्यूटर हो जाता है। तो सबसे पहले कंप्यूटर मॉनिटर जो यूज हुए थे उनमें कैथोड रे ट्यूब होती थी, सीआरटी, ये पुराने तरह के थे। और फिर जो नए वाले हैं उनमें वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल जो है वो यूज करता था कैथोड रे ट्यूब को, और उसे फिजिकली हम इंटीग्रेट कर देते हैं कीबोर्ड के साथ और सीपीयू के साथ। फिर प्रोजेक्टर होते हैं, ये भी आउटपुट डिवाइस है, ये प्रोजेक्टर। और फर्स्ट जो प्रोजेक्टर था वो जोहान दे फोंटोना ने बनाया था 1420 में, बहुत पुराना। अभी तो ये होम थिएटर सिस्टम में, क्लासरूम्स में सब में यूज होते हैं प्रोजेक्टर, ये आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर हो गए, फिर स्पीकर जैसे कईयों ने मिलकर डिस्कवर किए थे एडवांस स्पीकर, जैसे थॉमस एल्वा एडिसन जो जिसने बल्ब का आविष्कार किया था, मैग्ना वॉक्स, विक्टोरोला, ये सब इन्होंने डिस्कवर किए थे। बहुत ज्यादा आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आपको बस ये याद रखना इनपुट डिवाइस क्या होता है और आउटपुट डिवाइस क्या होता है। फिर प्रिंटर हो गया, प्रिंटर दो तरह के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। तो मैं आपको बता देता हूँ, 1953 में प्रिंटर डेवलप किया था रेमिंगटन और रैंड ने मिलकर। और लेजर प्रिंटर था जिसका नाम था ईयर्स, ये डिस्कवर हुआ था जेरोक्स पैलो ऑल्टो रिसर्च लेबोरेटरी में 1969 में, और कंप्लीट हुआ था 1971 में। प्रिंटर का काम आपको पता ही है, वो डॉक्यूमेंट प्रिंट करना। प्रिंटर दो तरह के होते हैं, ये आप अगर याद रख लेंगे तो प्रिंटर आपको परेशान नहीं करेगा। दो तरह के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर के एग्जांपल है, ये सब एमसीक्यू में बहुत पूछते हैं। आपको एक वो दे देंगे प्रिंटर, बताएंगे किस तरह का प्रिंटर है, या फिर आपसे पूछेंगे इन चारों में से इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा नहीं है, इन चारों में से इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा नहीं है। सो इम्पैक्ट प्रिंटर जैसे डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील, लाइन और ड्रम, ये है इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं जैसे थर्मल, इंकजेट, मतलब आजकल जो भी कंप्यूटर एडवांस होते हैं उनमें प्रिंटर वो सारे नॉन इम्पैक्ट होते हैं। लेजर, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर, ये सब। फर्क क्या है इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट में, जैसे आपने कभी लेट्स से आपने कभी टाइपराइटर यूज किया है। टाइपराइटर में क्या होता है, जो टाइपराइटर एक पेज आप उसमें डाल देते हैं, उस पर आप टाइपिंग करते हैं। मान लो आपने टाइपराइटर पे की दबाई जी, तो इस पेज के ऊपर एक कुछ टच करेगा और वो इस पे लिख देगा जी। यानी कि जब आप प्रिंट कुछ करते हैं तो अगर पेज के इंक कोई टच करता है तो वो इंपैक्ट प्रिंटर होता है। जैसे आप इसको देखिए, पेपर पे, ये पेपर है, इस पे प्रिंट करना है तो कोई चीज इस पे पेपर पे टच करके उसको बनाएगी, तो वो है इंपैक्ट प्रिंटर। और नॉन इम्पैक्ट में क्या होता है, पेपर पे कुछ भी चीज जो है, जो प्रिंट आ रहा है वो नॉन स्ट्राइकिंग मैकेनिज्म से आ रहा है, यानी कोई भी चीज पेपर पे इंपैक्ट नहीं कर रही, पेपर पे टच नहीं हो रही वो चीज जो प्रिंट कर रही है। तो ये जो इंपैक्ट प्रिंटर होते हैं इनके अंदर पिन यूज होते हैं, हैमर यूज होते हैं, व्हील यूज होते हैं, जो पेपर पे स्ट्राइक करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक बड़े सीधा सा बताता हूं, आपने कभी मोहर लगाई है, स्टैंप जिसे बोलते हैं। तो स्टैंप क्या होता है, आपको पहले ये इंक दी जाती है और एक ये इस तरह का एक डिवाइस दिया जाता है जिसपे ये स्टैंप होती है। इसको आप इस पे पहले टच करते हैं और फिर आप किसी पेज के ऊपर मोहर लगाते हैं। तो जब आप यानी कि पेपर पे आपने कुछ प्रिंट किया तो टच किया इसको, यानी ये इंपैक्ट है, आपने इसको ऊपर से इस हैंडल से पकड़ा और इस पे टच किया तो वो छाप लगी, तो यानी ये इंपैक्ट है।
नॉन इम्पैक्ट के अंदर क्या है, नॉन इम्पैक्ट के अंदर ये नॉन स्ट्राइकिंग मैकेनिज्म होता है, इसमें लेजर या जो स्पेशल इंक है वो स्प्रे हो जाती है दूर से, या हीट या प्रेशर, कई तरह के प्रिंटर आते हैं इसके अंदर, तो वो इसमें पेपर के ऊपर कोई चीज टच नहीं होती, दूर से ही वो प्रिंट आ जाता है। तो इम्पैक्ट प्रिंटर जो होते हैं वो यूज करते हैं कंटिन्यूस पेपर शीट, लेकिन जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं उनके अंदर, जो इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं ये आपने देखे होंगे जब बिल वगैरह कटते हैं इनके अंदर कंटिन्यूस पेपर चलता है, बहुत बड़ा रोल होता है पेपर का, वो कंटिन्यूस चलता रहता है, पेपर में प्रिंट होता रहता है बिल वगैरह। नॉन इम्पैक्ट जो प्रिंटर होते हैं इनमें A4 या A3 साइज की शीट आप डाल देते हो, अलग अलग पेपर डाल देते हो, 1000 पेपर डाल देते हो, लेकिन कंटिन्यूस पेज नहीं होते। इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं सस्ते होते हैं, नॉर्मल प्रिंटर होते हैं महंगे होते हैं। वैसे आजकल नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर भी कोई महंगे नहीं हो गए, 2500 2000 में आ जाता है। कुछ और एग्जांपल देखते हैं, कुछ और डिफरेंसेस देखते हैं, तो ये इम्पैक्ट वाला है, ये नॉन इम्पैक्ट वाला है। जो प्रिंट क्वालिटी होती है नॉन इम्पैक्ट की ऑफकोर्स वो बहुत ज्यादा होती है इम्पैक्ट प्रिंटर से, इनमें प्रिंट क्वालिटी लोअर होती है। इम्पैक्ट प्रिंटर क्या यूज करते हैं, स्पेशल रिबन यूज करते हैं प्रिंट प्रोड्यूस करने के लिए पेपर पे, जो पेपर को स्ट्राइक करता है, पेपर पे छाप छोड़ता है, पेपर को टच करता है। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या यूज करते हैं, कार्टेज यूज करते हैं, कार्टेज चलती है प्रिंटर के अंदर जिसमें इंक होती है। इम्पैक्ट प्रिंटर जो होते हैं ये इनकी स्पीड बहुत कम होती है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर बहुत फास्ट होते हैं, कई सारे पेजेस 1 मिनट के अंदर ये ट्रांसफर कर सकते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर से नॉइज बहुत आती है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर जनरली कम नॉइज आती है। जैसे कुछ प्रिंटर होते हैं जिनमें से नॉइज बहुत आती है, मेरा जो प्रिंटर बहुत आवाज करता है। सो एग्जांपल क्या है इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के, इम्पैक्ट प्रिंटर का एग्जांपल है डॉट मैट्रिक्स और डेजी व्हील, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का एग्जांपल है लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर एक्सेट्रा। तो ये आपको सब एमसीक्यू के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इम्पैक्ट प्रिंटर में हमने आपको बताया ये जो पेपर है उसको स्ट्राइक करेगा, फिजिकली स्ट्राइक करेगा और पेपर पे प्रिंट करेगा। तो जैसे डॉट मैट्रिक्स हो गया, ये डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील प्रिंटर हो गया 1972, ये भी इम्पैक्ट प्रिंटर है, नॉइजी है, एक्सपेंसिव है थोड़ा सा, और प्रिंट क्वालिटी अच्छी है लेकिन इसमें। फिर ये लाइन प्रिंटर हो गया, ये 600 लाइन्स पर मिनट प्रिंट कर सकता है, ये भी इम्पैक्ट प्रिंटर है। ड्रम प्रिंटर, ये भी इम्पैक्ट प्रिंटर है। फिर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कौन कौन से हैं, कार्टेज यूज करते हैं, जैसे थर्मल प्रिंटर हो गया, ये 1965 में सबसे पहले इन्वेंट हुए थे। इंकजेट प्रिंटर हो गया, ये बहुत कॉमन है, इंकजेट काफी चलते हैं आजकल ये। फिर लेजर प्रिंटर हो गया, ये 1969 में गैरी स्टार्कवेदर ने जो सबसे पहले ये बनाया था, डेमोन्स्ट्रेट किया था, लेजर बीम की वजह से प्रिंट हो सकता है, लेजर लाइट इसमें प्रिंट कर देती है सब कुछ। फिर ये प्लॉटर हो गए, प्लॉटर क्या होते हैं, ये भी आउटपुट डिवाइस होते हैं। तो सबसे पहले प्लॉटर डिस्कवर किया था 1959 में। अगर बहुत हाई क्वालिटी इमेज चाहिए, बहुत बड़े बड़े पेपर निकालने, बैनर वगैरह, बहुत तरह के कलर चाहिए, तो हम यूज करते हैं प्लॉटर्स।